बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह सुबह ये एक हमजा ने रिसर्च मेरे साथ शेयर की है जो कि बड़ी ज़्यादा हैरानकुन भी है और ख़तरनाक भी मुझे लगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं 14 तबक रोशन हो जाएंगे। एग्जैक्टली, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत ज़्यादा लोग होंगे या मेरी फैमिली लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जो कि सुबह नाश्ते से पहले भी बॉटल्स पीना पसंद करते हैं और बड़े शौक से पीते हैं और बड़े प्राउडली बताते हैं हम बॉटल पीते हैं सुबह सुबह। और ये मेरे भाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलार्मिंग है। हाँ, अलार्मिंग है। उस तरह के तमाम भाई, उस तरह की तमाम बहनों के लिए अलार्मिंग है जिनके बेड के नीचे हर वक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना वो मौजूद रहती हैं और फ्रिज भरे रहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक से। रोज़नामा 92 न्यूज़ पर भी आपके रिसर्च आज देख सकते हैं। रिसर्च जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में की गई है, अमेरिका में ये रिसर्च हुई है और उसमें 500 मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ जो हैं उनको देखा गया मुहक्किकीन की जानिब से, और उन्होंने देखा है कि जी कि इसके आपकी बॉडी पर, ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक, जी सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो आपकी ज़िंदगी के 12 मिनट कम कर देगी। अब आप देख लें कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी, बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और इसके अलावा तो हम लोग मतलब चलते ही नहीं है भाई, एक हमारा हल्क से नीचे वाला उतरता नहीं है। तो ये कितनी ख़तरनाक है सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, या जो कि आपकी ज़िंदगी के 12 मिनट कम कर देती है सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक। चलिए अब हम इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड कह लेते हैं ना कि चले 12 मिनट तो कोई बहुत ही ज़्यादा है। और कुछ लोग ये सुनकर या ये पढ़कर इस रिसर्च को ये कहेंगे कि जी कि अगर तो 12 मिनट कम होने होते जितनी हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली अब तक तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जितना भी आप इसको एग्जैजरेटेड कह लें, लेकिन मुज़र असरात कितने हैं ये तो इससे साबित हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। साथ जिक्र किया गया फलों का, सब्जियों का, दालों का, गिरी का, और जिक्र किया गया है साथ सी फूड का। उन्होंने कहा कि अगर आप ये खुराक में शामिल कर लेंगे तो जो आप ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं तो ये उनको मिनिमाइज़ करते चली जाती हैं, तो इनका इंटेक ज़्यादा करें। बिल्कुल, तो आपको जो हेल्दी फूड है वो आपको उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बजाय इसके कि जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ जाएं। ख़ासतौर पे जो हमारी आजकल की न्यू जनरेशन है, बच्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा शौक से वो जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ आ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे मतलब हेल्दी फूड इस तरह का डिज़ाइन करें कि वो शौक से उनको खाएं, ना कि जंक फूड की तरफ वो जो है मुतवज्जह। बिल्कुल ऐसे ही है। हर खाने के साथ अगर आप बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं तो कुछ जो है अब उसके अंदर कमी लेकर आएँ। बेहतर तो यही है कि ना पिया जाए, लेकिन आप जितना कम कर सकते हैं इसके इस्तेमाल को वो कम कर दें। इस तरह की पहले भी बहुत सी रिसर्चेज आएंगे, लेकिन ज़िंदगी पर इतने गहरे और इतने बुरे असरात जो हैं ये इस रिसर्च के अंदर हमें पता लग रहा है कि 12 मिनट ही कम हो जाते हैं। हमजा, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को मैंने बहुत सारे देखा है, जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे तो पी ही रहे होते हैं, वो भी कहते हैं जी खाना है इसके साथ तो बॉटल क्यों नहीं है, और फिर ठंडी यख बॉटल होनी चाहिए। वो फिर वो उसके साथ पीना जो है बॉटल पसंद करते हैं खाने के साथ साथ। चलें जी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। इसका हल ये है कि आप पानी जो है उसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये बोतलों शोतलों से जो है ना ज़रा बचत करने की और साइड पर रखने की कोशिश करें। एक तो पैसे भी बचेंगे और दूसरा सेहत भी बेहतर रहेगी। हम इसी रिसर्च के साथ जो आपके साथ शेयर की है, अब कोरोना वायरस की बात करेंगे जिसकी हलाकत खेजियाँ जारी हैं और कराची में कोरोना में मुब्तला एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गई हैं। डेंटिस्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर फरजंद का इंतकाल CMH मलीर में हुआ है। उन्होंने हामला होने के सबब कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई थी कोविड के बायस। उधर आलमी वबा की अगर बात करें 4th वेव की, उस दौरान पंजाब में वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर की बात करें तो सिर्फ इतवार के रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 11% के करीब रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, भावलपुर में यही 9 थी, रावलपिंडी में 8 थी, मुल्तान में 7% शरह रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 16% तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। 2 रोज़ कबल पेशावर में कोरोना केसेस के मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 27% तक पहुँच गई थी, और सबसे ज़्यादा जो शरह इसकी एबटाबाद में रिपोर्ट हुई है 34%,
जो मुस्बत केसेस की शरह वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें NCOC की तो उन्होंने सिख यात्रियों को ऐसे में बाबा गुरु नानक देव जी का आइंदा जो होने वाली बरसी है उस मौका पर मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए भी उन्होंने इजाज़त दे दी है। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर आने की इजाज़त दी गई है। भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था, लेकिन हकीकत जो है वो पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में जो है बता दी है। और जो ख़त लिखा गया है प्रबंधक कमेटी को भारत की, और साथ ही सिद्धू साहब को भी लिखा गया है, नवजोत सिंह सिद्धू को भी, उनको भी ये ख़त लिखा गया। खैर मामला ये है कि हम कुछ रोज़ पहले यही जिक्र कर रहे थे कि जो फीडिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, और जो हामला ख़वातीन हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं और फैमिली प्रेशर भी उनके ऊपर होता है कि वो ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रही होती हैं। अब ये जो सूरत हाल हमारे सामने आई है डॉक्टर महानूर के हवाले से, उन्होंने भी क्योंकि 8 माह की हामला थी और उन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। अब ये जानना वैसे उनके मुआलिज को भी मालूम होगा कि क्या उनको रेकमेंड ही नहीं किया गया कि वो वैक्सीन लगवा सकती थी या नहीं, लेकिन ये मामला आम तौर पर हम पूछते ही नहीं है डॉक्टर से, और अगर डॉक्टर से पूछ भी रहे हैं तो फिर हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। और उनके वालिद साहब जो हैं वो भी कोरोना से इस वक्त डॉक्टर साहबा के मरतबे और लेकिन डॉक्टर साहबा जो हैं वो तो कोविड के बायस इंतकाल कर चुकी हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर हमारे साथ पहुंची है। तो ऐसे जिस तरह से हम लोग बार बार डिस्कस भी करते हैं, डॉक्टर से भी पूछते हैं, और डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि ऐसी ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो है वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो डबल फ़ायदा होता है, बच्चे की भी हिफाजत होती है और माँ की भी हिफाजत होती है। तो डॉक्टर्स की तरफ से तो रिकमेंडेड है कि आप लगवाएं, और जो फैमिली है, फैमिली जिसमें प्रेशराइज़ करती है कि ना लगवाएं, तो उस फैमिली को भी अंडरस्टैंड करते हुए लगवाना चाहिए। ये हम आम अमूमी जो फैमिलीज़ हैं, आम रवैया हमारा उसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मामले की या इस अफसोसनाक वाक़े का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम जनरली जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी की, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा के जो अहल खाना है, अल्लाह उनको सब्र अता करे, और जितने भी लोग बीमार हैं इस वक्त कोविड से पे मुब्तला हो रहे हैं, उन सबको सेहत अता करें। हम बात करेंगे, डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, यही बात आपसे चंद दिन पहले हम कर भी रहे थे, और बारहा अब इसका जिक्र भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से करें। हम बड़ी तादाद में लोगों को देख रहे हैं, ख़वातीन को देख रहे हैं जो वैक्सीनेट नहीं हो रही हैं। जी वालेकुम, शुक्रिया ये पॉइंट रेस करने का, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी यही हम बात कर रहे थे कि जो हामला ख़वातीन उनको वैक्सीनेट होने की ना सिर्फ वो सेफ़ है, यानी कि लगा सकती हैं, मगर लगाना नहायत ज़रूरी है। जो हमला ख़वातीन जिनको कोविड होता है उनके अंदर 3 गुना ज़्यादा शरह होती है कि वो वेंटिलेटर पे जाएं या उनकी मौत वाक़ई हो, और इस तरह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती हैं। कोविड हो किसी को जो प्रेग्नेंट हो, उनके जो बच्चे हैं उनको 5 टाइम ज़्यादा या 5 टाइम ज़्यादा उनके रिस्क होता है कि वो ICU में जाएँ पैदाइश के बाद। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोग भी आपसे भी बारहा पूछते हैं, एक बार फिर से उन तमाम व्यूअर्स को जो कि नहीं लगवा रहे होते हैं या जो ख़वातीन नहीं लगवा रही होती हैं, उनके लिए बता दें कि कितना ज़रूरी है और उनको लगवा लेनी चाहिए, और कौन सी जो वैक्सीन है वो रिकमेंडेड है इन ख़वातीन के लिए। बिल्कुल जी। सो देखिए, अगर कोई खातून हामला हैं या इवन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उनको कोई भी वैक्सीन जो उनको मिलती है वो लगा लें। सारी की सारी जो वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सेफ़ हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं है। जो वैक्सीन है वो आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे वो पहला महीना हो या आखिरी महीना हो, वो कभी भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि, और ये हमने देखा है, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर ख़वातीन को मना कर दिया जाता है कि वो हामला है। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें या उनसे बोलें कि हम लगवा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार वैक्सीनेशन सेंटर पे जो लगा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये तीसरा पहलू है। एंड इसी तरह से जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो दूध पिलाने, उनको भी लगाना चाहिए, क्योंकि उस केस में जो दूध है उसके अंदर फिर इसकी एंटीबॉडी आ जाती है और फिर आपके बच्चे भी प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में यानी कि रिकमेंडेड यही है कि अपने डॉक्टर से चलें, एक दफ़ा मशवरा कर लें, लेकिन लाजमी तौर पर आपको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मामला ये है कि अब जिक्र ये होने लग पड़ा है कि चौथी लहर एक्सटेंडेड है, शायद इसका दौरानिया बढ़ गया है पहली 3 लहरों से, क्या ऐसे ही है या ऐसा नहीं है? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि है ये कि जो तीसरी लहर थी, अगर आपको याद पड़ता है, ये पंजाब के साइड पे पहले आई थी, उसके बाद फिर सिंध के साइड पे आई है, और ये चौथी लहर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सिंध में पहले आई है और अब पंजाब की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है। सिंध में तो एटलीस्ट जो हमारे नंबर्स हैं वो थोड़ी सी अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो जो जोर पकड़ा था इसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले, वो उसका थोड़ा सा टूटा है, मगर जो डर इस बात का है कि अभी 14 अगस्त गुजरी है, अभी मुहर्रम गुजर रहा है, तो उसमें जो कांग्रेगेशन में जो लोग मिले जुले हैं, देखना है इससे
कि अगले 1 से 2 हफ्ते में क्या होता है, इसके क्या असर सामने आते हैं, और अगर इसके केसेस बढ़ते हैं तो बिल्कुल ये लहर जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यूएई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 साल के बच्चों पर भी अब ये जो वैक्सीनेशन है वो एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी अब ये रुझान है कि 3 साल के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह की गाइडलाइंस कोई नहीं आई है? तो बच्चों की वैक्सीनेशन यूएई के अंदर और मेरे ख्याल से चाइना में भी शुरू हो गई है। उसका जो डेटा है वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है, मगर एक दफ़ा डेटा प्रेजेंट होता है क्योंकि ये अभी आलमी जो हमारे जर्नल डेटा है वहाँ पे अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। और फिर इस पर ऑब्वियसली फिर जैसे पिछले वैक्सीन के साथ क्या था कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं और फिर वो करते हैं। मगर याद रखें कि बच्चों के अलावा अभी बहुत सारे बड़े भी ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी, तो अभी उनको बहुत लंबा रास्ता है हमारा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यही अहम पॉइंट है यहाँ पर। क्या हम किसी डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर हम अभी अवेलेबिलिटी के ऊपर ही बात करने को तैयार हैं कि जी कि अभी तो अवेलेबल हो सबके लिए, पहले उनको तो लग जाए कि जिनको लगनी चाहिए। बच्चे तो शायद उतना ज़्यादा ख़तरे में नहीं जा रहे होते हैं। ये मामला ज़्यादा आपको नहीं लगता सिग्निफिकेंट? बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस करने की जरूरत होती है कि आपका रिस्क कितना है और आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड ये वही बात है जो अगर आपको याद पड़ता है साल के शुरू में पहले हमने सिर्फ उन लोगों को दिया था जिनकी उम्र ज़्यादा है, और उसके बाद फिर उसकी एज को बढ़ाते गए हम लोग। और इस तरह से जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों की तो करनी है इवेंचुअली हमको, मगर इसमें सिर्फ ये भी नहीं है कि वैक्सीन आपके पास है कि नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आपके पास वैक्सीन लगाने की जगह है कि नहीं। ऑलरेडी अगर इतनी रश आपके पास है, अगर आप वैक्सीन मौजूद भी हो मगर आप ये नहीं चाहते कि वहाँ पे इतना हजूम हो कि आपको वैक्सीन लगाते लगाते ही आपको कोरोना लग जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला कि सिंध में आपने कहा केसेस नीचे आ रहे हैं, तो इसकी वजह हम क्या समझे कि हर लहर ही इस तरीके से आती है कि पहले केसेस आते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, या इसमें वैक्सीनेशन का भी कोई अमल दखल है? और अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें तो क्या वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ के लोग भी वैक्सीनेट करवा रहे हैं खुद को? अंदरूनी सिंध जो है अगर वैक्सीनेशन रेट्स की बात करें तो शहरों के अंदर हमारी वैक्सीनेशन कवरेज काफ़ी बेहतर है बनिस्बत इसके कि जो अंदरूनी सिंध के इलाके हैं। अलबत्ता अंदरूनी सिंध के अंदर अब वैक्सीनेशन मोबाइल वैक्सीनेशन के ज़रिए उसको थोड़ा सा अब बढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो लहरें हैं आपने खुद देखा कि वो बढ़ता है फिर वो कम होता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वैक्सीनेशन एक है। दूसरी चीज़ एक दफ़ा केसेस बढ़ते हैं तो लोग खुद थोड़ा सा और एहतियात करना शुरू करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन लगता है तो फिर वायरस के पास लोग नहीं होते जिनको वो इन्फेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें और सबसे अहम चीज़ यही है, हम बारहा आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि ख़ुद को जाकर वैक्सीनेट करवाएं। और अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है हम लोग भी, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं कि उनको वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं और ज़्यादा तादाद उन्हीं लोगों की है जिन्होंने ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया हुआ। और दूसरा जो हामला ख़वातीन हैं और फीडिंग मदर्स हैं वो ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रही हैं। आप ज़रूर अपने मुआलिद से रब्ता कीजिए और ख़ुद को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो देखनी होंगी और इसके साथ ही हम कोविड पर जो है वो काबू पा सकते हैं वैक्सीनेट हुए बगैर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले नौजवानों की, जो कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल समझे जाते हैं। वतन अजीज़ के नौजवानों भी की अगर बात करें तो हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, मगर हमारे नौजवान किस तरह चल पड़े हैं, जिनके हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए वो मोबाइल और असलहा थामने लगे हैं। अच्छा, हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस बच्चों की तादाद में खातिर ख्वाब इजाफा देखने में आ रहा है, और जराइम की दलदल का हिस्सा बनने वाले नौउम्र लड़कों की हम बात करें ख़ास तौर पे तो तादाद में ना सिर्फ तशवीशनाक बल्कि खौफनाक हद तक का इजाफा हो चुका है। अब इसकी वजह जो है वो गुर्बत समझी जा रही है। महंगाई के अलावा अखलाकी तरबियत या फुकदान की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, मेरिट का ना होना और मौशरती बेहिसी जो है, ये तमाम चीज़ें जो हमारी नस्ल को मिलकर बिगाड़ने में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें मोबाइल फ़ोन की, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर नेट और इंटरनेट की, तो उसका गलत जो इस्तेमाल है वो भी इन तमाम चीज़ों की तरफ। अच्छा, साथ ही हमें पता है कि ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या पेश आया और उस शर्मनाक वाक़े की बाज़गश्त अभी जारी ही है कि मज़ीद शर्मनाक वाक़यात की वीडियो सामने आ रही हैं। तो ऐसा मामला है क्यों, हमारे माशरे की बिगाड़ की असल वजह क्या है, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइमा सईद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, वाक़यात आई जा रहे हैं
और हम एक वाक़े की बात कर रहे होते हैं, दूसरा वाक़या रूनुमा हो जाता है, फिर हम उसका जिक्र करने लगते हैं, पिछले वाक़े को शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन उसके असरात हमारे मुआशरे में से ख़त्म नहीं हो रहे होते। आप बड़ी वजह क्या समझती हैं, हमारे नौजवान क्यों मुब्तला हो रहे हैं ऐसे वाक़यात में? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी ख़ुद कहा है कि एक वाक़े की गूंज जो है वो ख़त्म भी नहीं होती पूरी तरह से, और दूसरा वाक़या जो है वो रोनुमा हो जाता है और हम भूल जाते हैं पिछले वाक़े को। सबसे बड़ी वजह यही है, यही भूलना, कि हम भूल जाते हैं और दोबारा हम उसके वजूहात को ना हम तलाश करते हैं। कुछ दिनों का जो है वो एक मतलब एक वेव आती है, उसमें तमाम लोग अपनी जो आरा है उसका इजहार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज़ देते हैं, और फिर दूसरा वाक़या हो जाता है और पिछला वाक़या जो है वो बिल्कुल जो है वो जहन से महव हो जाता है। हम जो है वो सिर्फ ब्लेम अगर हम अपनी नई नस्ल को करें कि वो मोबाइल, इंटरनेट, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं, देखिए ये दुनिया भर में जो है वो यूज़ हो रही हैं। अब इसको जो है वो यूज़ है या मिस यूज़ है, ये इसका तायुन जो है वो आपका माहौल करेगा, आपकी तरबियत करेगी। दरअसल देखिए ये मुतवातिर जो वाक़यात हो रहे हैं मुसलसल जो है ये क्यों हो रहे हैं, ये एक पूरा एक खला है। हम पीछे देखें, अखलाकी तरबियत का फुकदान है। देखें गरीब हो सकते हैं, लेकिन गरीब का मतलब ये नहीं है कि वो जुर्म करें, ठीक है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम होती है, लेकिन ये समाजी फक्कड़पन जो है ये जो है वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ये पैदा नहीं करती। यकीनन हम जो है वो हमारे बहुत मतलब यानी मसाइल हैं, हमारे कल्चरल इश्यूज भी हैं, हमारे जो है हम कल्चरल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना, उसके एथिक्स, उससे हम जो है वो बिल्कुल बहरा है, ठीक है। ये वाक़या जो ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या हुआ लाहौर में, ये इंतहाई जिसे कह सकते तकलीफदेह वाक़या है, लेकिन उसी के साथ इंतहाई तशवीशनाक भी है, ठीक है। कि अगर ये जो एक अलामती तौर पे, क्योंकि किसी ने काउंट नहीं किया कि वो 400 आदमी थे या 500 आदमी थे, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें कि किसी भी शहर में 400 से 500 ऐसे मौका परस्त लोग मौजूद हैं कि जिनके पास तरबियत का भी फुकदान है, जिनके पास वसाइल का भी फुकदान है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो तमाम जो है वो ये ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि वो इसको किस तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब करें। मैंने ये वर्ड खास तौर पे यूज़ किया, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, किस तरह से करें, और उनको मौका मिल जाता है। तो आप भी सोचिए, मैं तो ये सोच कर, ये तसव्वुर करके कि एक शहर में ये सिर्फ वो लोग हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे किसी भी वजह से, ऐसे 400 दरिंदे, ऐसे 400 अपॉर्चुनिस्ट वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। तो ये इसका मतलब है हमारे शहर, हमारी गली, हमारे महल्ले जो हैं वो कतई तौर पे महफूज नहीं है। फिर एक के बाद लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से बैक टू बैक इस तरह से हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं कितनी सख्त सजाएं होनी चाहिए इनके ऊपर, और ख़ास तौर पे कि ये वाक़यात ना हो, इन सज़ाओं पर इम्प्लीमेंटेशन कितना ज़रूरी है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हैरेसमेंट, मुझे मासरत के साथ मैं एक बात कहूँगी कि हमारे यहाँ लफ्ज़ हैरेसमेंट जो है वो एक तमाशा बन गया है। हम इसको जो है वो मजाक के तौर पे, तंज के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। हरासगी, हैरेसमेंट, हम हैरेसमेंट का मतलब ये समझते हैं अगर कोई इस पे बात करता है या कोई इसकी शिकायत करता है तो फौरी तौर पर जो माशरे का या आम लोगों का जो एक रिस्पॉन्स आता है वो बड़ा कि जैसे कोई जो है हिराजगी का मतलब ये लिया जब तक के मासद के साथ के रेप ना हो जाए खातून का, जब तक संजीदगी से इस शिकायत को लिया ही नहीं जाता। आम तौर पर घर से लेकर सोसाइटी तक ये होता है कि अगर कोई आपको छेड़ रहा है तो आप खामोशी से जो है वो निकल जाए। खामोशी को इलाज बताया जाता है, हर ज्यादती के खिलाफ खामोशी। ये इस वक्त हमारे कल्चर का एक बहुत ही फेवरेट किस्म का जिसे कह सकते हैं कि एक सोल्यूशन है कि आप खामोश रहें, बस खामोश रहो, बस खामोश रहो। मैं अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पढ़े लिखे लोगों की कि वो इस चीज को किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप खामोश हो जाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं कि या खामोश हो जाएं या फिर बच्ची आके घर में रिपोर्ट करेगी कि मैं स्कूल जा रही थी, मैं कॉलेज जा रही थी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, मुझे हिरासा करने की कोशिश की गई या हिरासा किया गया। वालिदैन ये भी कह सकते हैं कि बेटा कल से आप नहीं जाएंगे, हमारे पास तो सोल्यूशंस ऐसे हैं। तो सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो जिस तरह का सोल्यूशन एक हमारे सामने आ रहा है, हमारे पास एक और सोल्यूशन भी सामने आ रहा है कि पार्क्स के अंदर जो तजवीज़ है कि टिकटॉक बनाने पर, कोई वीडियो बनाने पर ही पाबंदी लगा दी जाए। क्या आप समझती हैं कि ये ही सोल्यूशन हमारे पास रह गया, या फिर हमारी सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, आवाम को बाहर निकलते हुए वैसे ही ये फील होना चाहिए कि हमें तो कोई
आंख उठाकर देख नहीं सकता। आपको ये सोल्यूशन ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म में? बिल्कुल नहीं। देखें, आप टेक्नोलॉजी पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप जो हैं वो जैसे ये है कि आपके पास अगर रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं तो आप फ़ोन अटेंड करना छोड़ दीजिए। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ़ोन अटेंड ना करें? ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो हमने हमेशा से मैं अगर आप थोड़ी गुज़िश्ता तारीख देखें कि आप जो है वो इस्तेमाल ना करें वो चीज़। ठीक है, आप दुनिया भर में ये ऐप्स होती हैं, दुनिया भर में इस तरह का होता है, यकीनन उसमें कोई ना कोई जो है वो एक उसका भी कोई सेंसरशिप होनी चाहिए, उसकी भी अखलाकियात होनी चाहिए। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों को देखिए लोग कवर में करेंगे ये काम। अगर आप उन पर पाबंदियां लगाएंगे, अगर आप जो है वो पीटीए जो है वो बैन कर देगी, तो यहाँ पे हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। ठीक है, उसमें और ज़्यादा शिद्दत आएगी, लेकिन माशरे को तैयार होना चाहिए कि उसको कब क्या करना है। ठीक है, दोगलापन और मुनाफिकत छोड़नी होगी। जुर्म जुर्म है, जुर्म का जवाज नहीं है कोई कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, वो चूंकि वहां गई तो ऐसा हुआ, चूंकि ये पाकिस्तानी माशरा है तो ऐसा हुआ, चूंकि यहाँ के लोग तैयार नहीं हैं ये सब कुछ देखने के लिए, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो हुआ। आखिर टिकटॉक को देखने वाले कौन हैं? यकीनन उसकी मार्केट है तो उस पर काम हो रहा है ना। अगर उसको देखने वाले नहीं होते तो टिकटॉक की मकबूलियत नहीं होती। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसको देखने वाले लोग मौजूद नहीं, उसके व्यूवर्स मौजूद नहीं है। हमेशा वही चीज़ जो है वही उसकी डिमांड होती है, जिसकी डिमांड होती है वही चीज़ जो है वो सामने आती है, उसको करने वाले लोग भी होते हैं। इसको हम जवाब पेश नहीं कर सकते। फिर सोने पे सुहागा यह है कि हमारी कौम का मिजाज बन गया है कि वो हर चीज़ में एक साजिशी थ्योरी तलाश करती है कि इसके पीछे कोई बहुत ग्रेट प्लान है और जो है उसके पीछे ये हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। हमें माशरती सतह पर देखना होगा कि किस तरह से स्पॉन्टेनियसली जो है लोग बिहेव करते हैं, इस तरह से काबू से बाहर हो जाते हैं। उनको सिर्फ मौका मिलने की देर होती है। आप उनकी वीडियो देखें कि जहाँ पे कोई भी खातून किसी नापसंदीदा शोबे से भी अगर वाबस्ता हो, जब भी वो अपने साथ इस सलूक की तवक्को नहीं करेंगी, वो ये सलूक नहीं चाहेंगी। तजलील थी वो, ठीक है, उसको वो ये नहीं प्लान कर सकती कि मेरी तजलील। डॉक्टर नाइमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और मौका परस्त जो लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि आगे किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं या क्या है। बुर्का पोश खातून की वीडियो भी वायरल हुई, वो हम सब ने देखी है, और फिर इस तरह से चिंचे रिक्शे पे जाती हुई वीडियो और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम देखते रहते हैं। तो अगर हम इसी तरफ रहेंगे कि वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था, खैर इस पर बात की जा सकती है, लेकिन दूसरे को डिफेंड नहीं किया जा सकता कि जिसने ये दस्तदराजी की वहाँ पर, और उनको हम उम्मीद करते हैं सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जिसके बाद हम फिर ये समझ सकेंगे कि शायद अब कोई ऐसी जरूरत नहीं करने वाला है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तरासी के वाक़े के बाद लाहौर के 5 बड़े पार्क्स की, जिनके कहा जा रहा है कि वीडियो बनाने पर पाबंदी की तजावीज़ सामने आ रही हैं, और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का कहना है कि पाबंदी के बाद पार्क्स में टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उन पर काम करने वालों को वीडियो बनाने नहीं दी जाएगी। इंतजामिया ये भी बता रही है कि पब्लिक पार्क में वीडियो बनाने वालों से शायद कोई पैसे लिए जाएंगे, उनको पहले रजिस्टर किया जाएगा, ऐसी कोई तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। पैसे जब वसूल कर लिए जाएंगे तो उसके बाद PHA मतलूबा वक्त के लिए सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। अब इस तरह की तजावीज़ सामने आ रही हैं, ये बातें भी खबरों में, और इस सिलसिले में निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स भर्ती करने का भी शायद कोई फैसला किया जा रहा है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं, और साथ डंडा बरदार फोर्स में उनको तब्दील कर दिया जाएगा जो पार्क्स में गश्त कर रहे होंगे। अब इस तरह की कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं, और ऐसी तजावीज़ क्या वाकई तौर पर PHA की जानिब से हैं या नहीं है, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा, अगर वाकई ऐसी तजावीज़ PHA की जानिब से दी जा रही हैं तो क्या PHA ये समझ रही है कि ये सोल्यूशन है? हम बात करेंगे चेयरमैन PHA लाहौर यासिर गिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जी। बहुत बिलाल साहब, शुक्रिया। पहले तो ये बता दें कि ये जो सारी खबरें सामने आ रही हैं, आप लोगों की जानिब से ऐसी कोई तजावीज़ आई हैं या अभी आप लोगों को ये तजावीज़ आ रही हैं? देखिए असल में अभी हमने कोई ऐसी जो है तजावीज़ फ़ाइनल ना की हैं, ना कोई हमने कहीं सेंड की हैं। अभी उसके ऊपर काम ज़रूर हो रहा है। सोच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इस तरह के इवेंट रश डेज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसको किस किस तरह से कोई ऐसे मेजर्स हमारे हों कि इसको हम प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर। लेकिन ये अभी डिस्कशन का हिस्सा है। इसमें मुख्तलिफ सोसाइटी के सेगमेंट से, हमें जनरल पब्लिक से, हमें साफ़ी दोस्तों से, सोसाइटी से, मुख्तलिफ लोगों से कुछ हमारे पास सजेशंस आ रही हैं। उसके ऊपर ज़रूर बात हो रही है कि क्या किया जाए। फॉर एग्जांपल संडेज़ को बड़ा रश होता है, ये भी सजेशन थी कि संडे सिर्फ फैमिलीज़ के लिए कर दिया जाए। लेकिन इक्वली दूसरे लोग भी आए हैं कि वो बहुत सारे सेंसिबल सिटीज़न जो है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, जो आते हैं, जो वॉक करते हैं, जो वैसे सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनका क्या होगा। तो ये डिफरेंट किस्म की तजावीज़ हैं। तो उस हवाले से सिर्फ ये चीज़ चल रही है। जहाँ तक बात है टिकटॉकर्स की, तो टिकटॉक तो इट्सेल्फ आपको पता है कि ये बैन है। और अभी इसके ऊपर सिंध पे और गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। और जब आपको पता है ये लोग मेरे ख्याल डिफरेंट VPNs और डिफरेंट प्रॉक्सीज लगा के उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो बाई लॉज में तो ये ऑलरेडी PTA ने इसको बैन किया हुआ है। और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे ऑलरेडी एक रूल पास किया हुआ है हमने कि जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसके ऊपर हम ऑलरेडी चार्ज करते हैं। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है उसमें बहुत सारे ब्राइड के शूट्स होते हैं, शादियों के जो है वो पार्क के अंदर आके शूट होते हैं, वो पिक्चर्स लोग बनाते हैं अपनी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ कर ली जाए कि जिसमें हम इसमें इस तरह के इंसिडेंट को कम से कम किया जा सके, कोशिश की जा सके कि ऐसा एक एनवायरनमेंट ना बने। सिर्फ उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन देयर इज़ नथिंग सॉलिड येट। हम करने के बाद भी एक सेट अगर हम बनाते हैं तो फिर हम पंजाब गवर्नमेंट को भेजेंगे। वज़ीर आला साहब की मंजूरी के बाद ही चीज़ हम फाइनल कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन गिलानी साहब, जिस तरह से अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो PH का क्या किरदार है इस तरह के इवेंट्स पे? खास तौर पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों को क्या इकदाम? देखिए PHA लाहौर शहर के अंदर इसकी आबादी कोई 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है, बल्कि 1 करोड़ 16 लाख तो मरदमशुमारी में आज से 3 साल पहले की जो है वो है। हमारे पास 850 के करीब छोटे बड़े पार्क्स हैं। 6 हमारे बड़े प्रीमियर पार्क्स हैं। इन प्रीमियर पार्क्स के ऊपर ऑलरेडी हमारी गार्ड्स होते हैं, लेकिन जाहिर है उनके पास पुलिसिंग राइट्स नहीं है। राइट ऑफ पुलिसिंग इज समथिंग एल्स। वो उसको गार्ड अपनी साइट्स को गार्ड करना, इस तरह की जो सिनेरियो है, या गेट के ऊपर उनका मौजूद होना, चेक करना, डिसिप्लिन में लेके आना, तो ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें मौजूद है। जाहिर है उनको थोड़ा सा ज़रा बेहतर करके उनके SOPs को रीडिज़ाइन करना, उनको ज़्यादा बेहतर करना, इसके ऊपर काम हो रहा है कि हम उनको विजिलेंस किस तरह से मज़ीद उनकी बढ़ा सकते हैं। उनकी जैसे 125 एकड़ का पार्क है, उनके अंदर पेट्रोलिंग की जाए, या सिर्फ उनको जो पोस्ट हैं वहाँ पे खड़ा किया जाए, या हमारी जो है वो गेट्स के ऊपर खड़ा किया जाए। इसके ऊपर ज़रूर हमारी बात हो रही है, ताकि रश आवर्स में फेस्टिविटी के जो डेज़ होते हैं, ईद के आपके दिन होते हैं, आपका जिस तरह से जश्न आज़ादी। लेकिन गिलानी साहब, हम इसमें रिएक्टिव क्यों होते हैं, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते हैं? पहला तो सवाल आपसे ये है। दूसरा, आपने ये भी बताना है कि आपके भी 3 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है ग्रेटर इकबाल पार्क वाले सानहे के बाद, वाक़े के बाद। मीडिया पे वीडियोस बाद में आई, आप लोगों को पहले क्यों नहीं पता लगा? आपके लोगों ने क्यों रिपोर्ट नहीं किया? वहाँ पर आपके गार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या मामला दब जाए? देखिए ऐसा नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि ये जिस तरह का एक इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल फर्स्ट मोड इंसिडेंट पे कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो एक मोनूमेंटल एक प्लेस है आपकी, और 14 अगस्त की उसकी एक अहमियत है। उसके ऊपर आप लोगों को बैन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कि आप ना जाएं। बहुत सारे लोग अपनी अकीदत से जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान बनने की जो करारदाद पेश हुई है, और बहुत सारे लोग हैं जो उस मोहब्बत से, उस अकीदत से जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जस्ट एक फेस्टिविटी के तौर पर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हल्ला गुल्ला के तौर पर भी जाते हैं। तो यू कांट आइडेंटिफाई कि आप कौन सा किधर जा रहा है और किसको रोक सकते हैं। हमारे जो गार्ड्स हैं वहाँ पे वो थे, और उसके ऊपर एक गार्ड के हवाले से तो बड़ा पॉजिटिव, आपने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी रिपोर्ट हुआ बड़ा पॉजिटिव था। वो एक ब्रॉडर बड़े लेवल के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हुई। उस इन्वेस्टिगेशन में जहाँ पे थोड़ा सा माइनर लूप होल्स था, जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, फॉर एग्जांपल कि ये 2 दिन पहले एक रिपोर्ट कर दी जाती कि एक एक्स्ट्रा हमें मेजर चाहिए, पुलिस फोर्स चाहिए। इसके ऊपर हमने जो, बल्कि हमने क्या, एक ओवरऑल जो बनी कमेटी बनी, एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जो इन SOPs को देखती है, जो उनको पता होता है कि चीज़ें किस तरह से देखनी है। उन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए जो जिम्मेदारान थे, जिसकी जहाँ जहाँ भी जितनी भी मिस्टेक बनती थी, उन्होंने उस तरह से उनको जो है वो सेट असाइड किया, साइड पे किया। तो ये चीज़ है, आइंदा के लिए भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन बस ये मजबूरी हमारे मुआशरे में, मैं समझता हूँ हमें ये सबके लिए, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है। लेकिन इसमें यह है कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। अभी जो इंसिडेंट हो गया उसके ऊपर देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह से काम किया है, और जिस तरह से उसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
66 के करीब लोग हैं जो पकड़े गए। एक मॉब होता है ना, मॉब में आइडेंटिफाई करना, मॉब नहीं गिलानी साहब, वो एक और चीज़ ये होती सारी है। बात की बातें हैं, ये तो वो हैं जो अब पुलिस करती रहेगी, ये तो पुलिस का काम है, वो करती रहेगी, इदारे अपना काम करते रहेंगे। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, 14 अगस्त को ये वाकया होता है, 15 को भी रिपोर्ट नहीं होता है, ये 16 को भी आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपकी तरफ से पुलिस को कुछ नहीं कहा जाता है, आपके गार्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी आके रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी अथॉरिटीज़ को नहीं बताया। देखिए गार्ड जब वीडियो सामने आएगी ना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 15 तक उस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ। जब वीडियो सामने आई है, कोई भी चीज़ है जब आपके सामने सरफेस पे आती है, उसके बाद ये चीज़ अपीयर होती है, और वो जो चीज़ हमारे तक नहीं आई है, उसी वजह से 2-3 लोगों को उसको बदल किया गया है। लेकिन अगर देखिए फ़र्ज़ करें उससे पहले भी आ जाती, 2 दिन पहले आ जाती है, इमीडिएटली भी आ जाती, तो एक इंसिडेंट हुआ है, ये उस तरह से उतना मैटर नहीं करता कि आपके 2 दिन बाद आ रही है, 1 दिन बाद आ रही है, लेकिन ये कि एक इंसिडेंट हुआ है, उसको ऊपर रिएक्ट होना चाहिए था। जब भी आपका नॉलेज में आता है, अथॉरिटीज़ का नॉलेज में है, रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है, बिल्कुल ज़रूर होता है। लेकिन उसमें इसी वजह से मैंने आपको बताया ना, जो हमारे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं या जो उस एरिया के इंचार्ज हैं, उनको इसी वजह से जो उनको डिसमिस किया गया, उसी वजह से किया गया कि उनका रिस्पांस टाइम ठीक नहीं था, उनका प्रोएक्टिव रिएक्शन इसके ऊपर, रिएक्ट टाइम जो है, रिएक्शन टाइम वो इतना पॉजिटिव और इतना एक्टिव नहीं था, इस वजह से उनके ऊपर किया गया। लेकिन गिलानी साहब, जिस तरह से कहा गया ना कि 2 से ढाई घंटे ये जो तमाम इंसिडेंट है ये होता रहा है, तो वहाँ पे जो गार्ड मौजूद थे, क्या उनके पास इतने राइट्स नहीं थे कि वो उसी टाइम रिपोर्ट करते? देखिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन पे चली जाएंगी, वो कॉल्स होती रही हैं, 15 पे भी किया उन्होंने बताया भी, लेकिन शायद इसका वो टाइम ड्यूरेशन भी इतना नहीं था। वो 2 से ढाई घंटे उन्होंने शुरू किया, जहाँ वो एक इजी इन्वायरमेंट थे, वहाँ से भी शुरू हुआ कि जब वो शुरू में एक सेल्फीज हो रही थी या एक लाइटर मोड पे वो अपना एक जो प्रोग्राम जिस प्लान के तहत वो कर रहे थे, शायद वो वाला हिस्सा भी उसमें शामिल है। जहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक एरिया शुरू हुआ है, जहाँ वो मीनार के वो ग्रिल वाली साइड पे हुए हैं, वहाँ पे जाके शुरू हुआ, और वहाँ पे फिर गार्ड ने वो खोल के, हालांकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो खोल के उनको अंदर भी कर दिया और थोड़ी देर के लिए वो सेफ रहे। लेकिन इवन देन वो जो मॉब है फिर वो क्रॉस ओवर की है, इवन बार्ब वाइड थी, उनके ऊपर से जाके जब क्रॉस ओवर हुआ है तो सिचुएशन वहाँ पे जाके ज़्यादा गड़बड़ हुई है, और उसका टाइम कालबन को 15-20 मिनट। साहब, कुछ मामलात मजीद हो रहे होते हैं, हम पार्क्स के अंदर आमतौर पे देखते हैं, PHA के अंडर आ रहे होते हैं, लोग प्रैंक करते हैं, जाके ख़वातीन को छेड़ रहे होते हैं वहाँ पे प्रैंक की सूरत में, और बाद में अगर वहाँ पर कोई बदमज़गी हो जाती है तो बताया जाता है जी वो कैमरा लगा हुआ है, आप हाथ हिला दें या ये कर दें या वो कर दें। इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये अभी तक आज की तारीख तक ये प्रैंक्स पार्क्स में से आ रहे होते हैं। देखिए ये वाली चीज़ बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, और जो बात की चल रही है ना, हमारे पास जो सजेशंस आ रही हैं वो इस हवाले से भी है, और ये बहुत अब इनकी जो नोयत है ये बड़ी डिफरेंट हो गई है। एक तो बड़े नॉर्मल लेवल के हैं, बिल्कुल लाइट से हैं, और उससे जाके बड़े एक्सट्रीम लेवल पे भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जुमानी किस्म के वहाँ पे बात होना शुरू हो गई है, और हमारे माशरे के अंदर जो अलाउ नहीं करती हैं चीज़ें, जो हमारे माशरती इक़दार से मैच नहीं करती हैं, ये वो चीज़ें भी होना शुरू हो गई। इनके ऊपर हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ बनाई जाए कि ये जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो प्रैंक वाले लोग हैं, इनको कम से कम इस हद तक कंट्रोल किया जाए कि वो उन लिमिट्स को क्रॉस ना करें जो कम से कम हमारी माशरती एक हदूद होती हैं, जो अखलाकी हदूद होती हैं। इसके ऊपर ज़रूर हम जो बात कर रहे हैं, जो आपने शुरू में किया था, इसके ऊपर हम लोग कोई अपनी तजावीज़ बना रहे हैं कि इनको हम किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी क्योंकि आप लोग पॉलिसिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये तजावीज़ क्या है, किस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, उन पर थोड़ा सा बजट ज़्यादा आप मांग लेंगे कि हमें दे दें ताकि हम लोग खुद भी कुछ देख लिया? अभी रात को लेट नाइट जो है वो मेरी बात हमारे DG और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो वो यही था कि हम इसको, क्योंकि हमारे जो बड़े प्रीमियर पार्क्स हैं इनके ऊपर जो इन एंड आउट है, फुटफॉल है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी जो पर्सनस हैं और जो रश आवर्स हैं उनके ऊपर उनकी तादाद बढ़ा ली जाए, और दूसरा ये है कि हम बात करके या तो पुलिस डिपार्टमेंट की डिप्लॉयमेंट करवाई जाए उन दिनों के अंदर, या फिर यह है कि अपने लोगों को कुछ पुलिसिंग राइट्स मिल जाएँ ताकि वो चीज़ें जो इंसिडेंट है उसको रोका जा सके। इसके ऊपर हमारी रात को बात हो रही है, और यही वाली तजावीज़ है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हम फाइनल करने के बाद इसको फाइनल करेंगे। बिल्कुल ठीक है यासिर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान साहब ने, और आप बता रहे थे कि जो भी तजावीज़ हैं वो उनको अभी मुरतब किया जा रहा है, उन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है, और फिर अभी हतमी तजावीज़ पेश की जाएंगी। अभी तक कोई तजावीज़ ऐसी पेश नहीं की गई हैं कि दाखिले पे पाबंदी लगा दी जाए, ये कर दिया जाए, अभी सिर्फ सोचा जा रहा है इसके ऊपर। तो फिर जो तजावीज़ दी जाएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिस वक्त PHA लाहौर की तजावीज़ दे रही होगी। लेकिन मामला यही है कि अगर चलें एक पार्क के अंदर फिर भी शायद कोई रुकावटें हो जाएंगी, वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी आ जाएंगे, कुछ पाबंदियाँ भी लगा दी जाएंगी। हमारे
जो अखलाकी अक़दार हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क फिर भी मौजूद रहेगा कि हमने क्या किया ज़ाती तौर पे। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा उन पेरेंट्स से, अपने बच्चों की निशानदेही आप खुद करें उन वीडियोस के अंदर। आप तो पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, और वहीं से फिर उनकी तरबियत का सिलसिला भी शुरू होता है कि उनकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस करें, क्योंकि बच्चे की तरबियत जो वो घर से ही होती है। बिल्कुल ऐसे अच्छी ही है। तरबियत करेंगे तो ऐसे मुआशरे में जो है ना इंसिडेंट्स नहीं होंगे। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, कोई गैर मुतल्लिका शख्स आपके ख़ानदान में तो शामिल नहीं है। नादरा ने जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया और नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक और तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो। आपको पता है कि जाली शनाख्ती कार्ड जो है उनकी जब बात हो रही होती है तो फिर हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए निज़ाम के तहत अब कोई भी पाकिस्तानी इस बात की तस्दीक कर सकता है कि उनके ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतल्लिका फ़र्द तो रजिस्टर्ड नहीं है और उनको पता ही नहीं है, इस बात का इल्म ही नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया था, जहां चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने उन्हें डिजिटल पाकिस्तान के मुकम्मल रोड मैप पर ब्रीफिंग भी दी थी। और नादरा के डेटा जो बेस है उसके अंदर किसी भी किस्म के गलत इंदराज से पाक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जिद्दत आमेज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, और जाली शनाख्ती कार्ड का सुराग भी लगाया जाएगा और नादरा के मुताबिक शहरी अपने ख़ानदान के अफराद की तफसील SMS पर हासिल कर सकते हैं। नादरा में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं वो आपसे नंबर मांगते हैं, आपने अपना नंबर वहाँ पर रजिस्टर करवाया होता है, किसी भी ख़ानदान के फ़र्द का हो तो वो आपने वहाँ से मैसेज करना है 8009 पर। शनाख्ती कार्ड नंबर और ख़ानदान की मालूमात आपको हासिल हो सकेंगी। बड़ा ईजी है, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, स्पेस देनी है और तारीख़ इजरा जो है उस शनाख्ती कार्ड नंबर की वो आपने आगे डालनी है। लेट्स सपोज वो है 14 अगस्त 2021, तो आपने पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और फिर ये आगे लिखना है। आप मैसेज करेंगे, पूरी तफसील आपको आ जाएगी कि आपके ख़ानदान के जो हैं कौन कौन से लोग रजिस्टर्ड हैं। इससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और लाजमी तौर पर ये हम सबको करना चाहिए। मैंने तो ये खैर सुबह जो है मैं कोशिश कर रहा था कि ये मैं कर सकूं और मैंने कोशिश भी की, लेकिन अभी मुझे खैर उस तरह का मैसेज जो है ना वो जवाब उस तरह से नहीं आया। वो कह रहे थे कि शायद तारीख़ इजरा गलत है, तो वो मैं उसको दोबारा देखने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी कीजिए। और साथ सिम कार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकरा, हमें पता ही नहीं होता हमारे नाम पे कितनी सिम है। बिल्कुल, हाँ, ये हमें जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो है ना आपकी ID कार्ड जब आप कहीं पे देते हैं, ख़ास तौर पे ID कार्ड जब भी दें उसका पर्पस लिखें कि आप किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। ID कार्ड के ऊपर लाइन करके लाइन क्रॉस करके और उसके बाद उस पर पर्पस लिखें उसके ID कार्ड के यूज़ का, ताकि जो है वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ID कार्ड की जो आपकी कॉपी आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं, जब तक आप क्रॉस नहीं करते उसका मिस यूज़ भी हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं फॉर बैंक यूज़ ओनली, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, या फिर फॉर एडमिशन फलाना, इस तरह की चीज़ें आप ऊपर लिख दिया करें। खैर, ये वो हैं जो हमें पता होनी चाहिए चीज़ें। और आप लोग ये भी पता कीजिए कि आपके नाम पर कितनी सिम्स जो हैं इस वक्त चल रही हैं और फिर जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको आप बंद करवा सकें। ये खैर हम सारों की एक सिक्योरिटी के हवाले से बात है और हम सबको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ सयाहत की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सयाहत की बात करेंगे। पाकिस्तान माली इलाके दुनिया भर के सयाहों के लिए ख़ास कशिश और मकाम भी रखते हैं और सयाहों को आला तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फराहमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस वक्त दिन रात काम भी कर रही है। अब एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें हम बात करें कुदरती मकामात पर कैंपिंग पोर्ट्स की तनसीब जो है वो शामिल है और कैंपिंग यूनिट सयाहों को तमाम सहूलियात मुहैया करते हैं जो शुमाली इलाकों की फितरत और खूबसूरती के साथ साथ राबते में रहने का हैरत अंगेज़ तजर्बा भी फराहम करते हैं। अच्छा, अच्छी खबर हमजा यहाँ पर यह भी है कि सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मज़ीद 10 मकामात पर कैंपिंग पोर्ट्स जो है उनका लगाने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद जो है आइंदा सीज़न में सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियत फराहम करना। अगर कोई सयाह इस पुरफज़ा मकाम पर बने पोर्ट्स में जाकर रहना चाहता है तो महकमा सयाहत की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकती है और कैंपिंग पोर्ट्स 2 और 4 कमरों पर मुश्तमिल हैं, जबकि उनमें बाथरूम और बावर्ची खाने समेत दीगर रिहायशी सहूलियात भी मुहैया करती गई हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पर ऐसी जगहों पर हम लोगों को देखते हैं कि अब दिल तो करे जाने का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्लान करेंगे कि इतनी अच्छी जो सहूलियात दे रहे हैं हम लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। खैर, सूबाई कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी का कहना है कि सयाहती मकामात पर मकामी अफराद को मुख्तलिफ मनसूबे शुरू करने के लिए कर्ज भी दिए जाएंगे जिससे रोज़गार के मौके भी बढ़ें। काफ़ी चीज़ें जो है ना ये इसके साथ लिंक कर रही होती हैं। हम बात करेंगे टूर ऑपरेटर औरंगज़ेब आलमगीर मौजूद है। औरंगज़ेब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये अब जब हम कैंपिंग पॉड्स की बात कर रहे हैं, ये ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि ये क्या होते हैं और लोग कितना अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, और आपके ख्याल में अब जब मज़ीद बनाने की बात की जा रही है ये कितना खुश आइंदा है? जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन।
कैंपिंग पॉड्स एक बड़ा ही पोर्टेबल सा सिस्टम होता है जिसमें 2 या 4 अफराद आसानी से अपनी रिहाइश कर सकते हैं। बेसिकली ये लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, इको फ्रेंडली होता है, अंदर से इसमें इंसुलेशन काफ़ी अच्छी होती है, तो ठंडे और गर्म दोनों मौसमों में ये काफ़ी फीजिबल होता है। उसके साथ सैनिटरी का इसका जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। एक अटैच वॉशरूम होता है जिसमें तकरीबन तमाम ही सहूलियात जो आपको नॉर्मली वॉशरूम में चाहिए होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत पोर्टेबल है, बहुत ही इको फ्रेंडली है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये इट्स रन बाय सोलर एनर्जी, तो उसके लिए बिजली की सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो मकाम जहाँ पर जो इतने दूर हैं, जहाँ पर बिजली की सहूलियात मौजूद नहीं है या उनको लाना मुश्किल है, वहाँ के लिए भी ये फिजिबल हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव कुछ साल पहले लिया था और इसको स्टार्ट किया था उन्होंने ठंडियानी और गबीन जब्बा स्वात से। अब ये काफ़ी मकामात पर फैल चुका है, ये बिशिग्राम में भी लग चुके हैं, यख्तंगी पे भी, और अभी रिसेंटली इसको इन्होंने चित्राल, बम्बूरेत, कैलाश में भी इंस्टॉल किया है। तो इनकी इंस्टॉलेशन काफ़ी फैलती जा रही है, और जैसे आपने बात की कि 10 से 12 मकामात की KPK गवर्नमेंट एक्सप्लोरेशन कर रही है, हमारी नज़र में ये तादाद आराम से 25 से 30 तक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी वेकेंट लैंड है जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, और वहाँ पर यही चैलेंजेस हैं कि बिजली नहीं है या फिर पोर्टेबिलिटी का इशू है। तो आई थिंक ये कैंपिंग पॉड्स का इनिशिएटिव अगर थोड़ा सा एक्सटेंसिव लेवल पे लिया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा औरंगजेब, इस बारे में बताइए, क्योंकि टूरिस्ट जो जाते हैं उनका होता है कि हम यहाँ पर जाएं, लेकिन उसके लिए उनको प्रोसीजर नहीं पता होता। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं कि वो वहाँ जाएं और आराम से रह सकें? ये एक प्रॉब्लम है और ये चैलेंज है जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद KPK गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आती है। अगर आप TCKP की वेबसाइट पे भी जाएं तो कोई ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, अभी भी बुकिंग जो है वो मैनुअल तरीके से होती है। तो जो रिजर्वेशन का और बुकिंग का स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, और वो कैंसिलेशन की पॉलिसी भी उनकी काफ़ी मुनासिब है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजर्वेशन के सिस्टम को एक बड़ा सिंपल सा हॉस्पिटैलिटी का सिस्टम होता है जिसमें आप उसको ऑनलाइन या डिजिटल कर सकते हैं, वो बहुत आराम से हो सकता है। इसी तरह जो स्टाफ उसको मैनेज कर रहा है वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन की कमी मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में नोट की है कि जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं, जो किचन का स्टाफ है, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेलकमिंग स्टाफ अभी अवेलेबल नहीं है, विच इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज। ऑल्सो आई थिंक इस प्रोजेक्ट को थोड़े से बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने जैसे बात की कि इसको 10 से 12-15 मकामात पे बढ़ाया जा रहा है। इनिशियली जो इनिशिएटिव लिया गया था ठंडियानी और गबीन जब्बा, वो काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशंस थी, लेकिन 3-4 डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहाँ पर KPK गवर्नमेंट ने इनको इंस्टॉल किया है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर या जानी मानी नहीं है। जैसे यख्तंगी या बिशिग्राम का नाम बहुत से टूरिस्ट ने शायद नहीं सुना होगा। तो इनकी एक्सप्लोरेशन और कहाँ लगाना है, फिर उसको स्केल कैसे करना है, फिर और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसकी ऑक्यूपेंसी को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इवन ठंडियानी इज़ वेरी पॉपुलर, ऑल्सो गबीन जब्बा, बट जो बाकी के जो लोकेशन है वहाँ पर ऑक्यूपेंसी बहुत लो चल रही है, लोग इनकी बुकिंग्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोगों को एक मकामात के बारे में पता नहीं है। आपने ऑक्यूपेंसी की बात की है, हमें ये भी बता दें, वैसे कोई बंदा प्लान कर रहा है, हम ही प्लान कर रहे हो, तो ये खर्चा कितना, ये भी थोड़ा सा आइडिया दे दें। और साथ दूसरे हम सियाती मकामात की बात कर लेते हैं। मौसम जब तब्दील होगा, आप ऐसे लोगों को कौन से इलाके बताएंगे, कौन से मकामात बताएंगे कि ये यहाँ पर आप जा सकते हैं जब सर्दियाँ आ रही होंगी? इसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्रेंडली है। आपको एक A2 साइज़ का जो 2 बेड का पॉट है वो 3000 रुपीज़ में मिल जाता है। इसी तरह जो A4 साइज़ का 4 बेड का पॉट है वो 5000 रुपीज़ में मिल जाता है। उसमें आपको कम से कम हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज तो मिल जाती हैं। हाँ, फूड के यूल हैव टू आपको मज़ीद एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, लेकिन आई थिंक जिस किस्म की ये फैसिलिटी है, और मैं इसमें रहा हूँ खुद, तो आई थिंक इतने पैसों में ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। जो दूसरी बात आपने की कि कौन सी मकामात आजकल फीजिबल हैं या हो सकते हैं, अगस्त का तकरीबन एंड हो रहा है, और बड़े अच्छे टाइम पे ये आपने ये सेगमेंट रखा है, क्योंकि कल मैं इस्लामाबाद वापस आया हूँ 15 दिन का मोटर बाइक ट्रिप करके, और स्पेशली मैंने इस ट्रिप में पाकिस्तान के बहुत सारे तकरीबन 60 से 70% मकामात को कवर किया, जिसमें मैं चित्राल से फंडर, गिलगित, स्कर्दू, देवसाई और फिर नारायण वैली करता हुआ वापस आया हूँ। तो मैंने इतना रश और इतने ज़्यादा तादाद में लोग इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे अगस्त के महीने में कभी नहीं देखे, क्योंकि जुलाई 31 तक यूजुअली जो सीज़न है वो एंड हो जाता है। लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंशन इसकी नज़र आ रही है, और अभी भी बल्कि जो होटल्स मालिकान है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो काफ़ी होपफुल नज़र आ रहा है कि ये शायद मज़ीद एक्सटेंड होगा। लेकिन आने वाले महीनों में अब थोड़ा सा मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम ही टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तकरीबन 6 से 7 महीने तक तो कम्प्लीटली ओपन होते हैं, लेकिन कुछ लोकेशंस है जो कि इन मंथ्स में स्पेशल हो जाती हैं। जैसे सितंबर या अक्टूबर के महीने में पर्टिकुलरली अगर हुंजा में अगर आप चले जाएँ, ऑटम वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बल्कि इनफैक्ट एक्चुअल में हुंजा की खूबसूरती आपको अक्टूबर में नजर आती है। इसी तरह स्कर्दू के कलर्स बड़े खूबसूरत हो जाते हैं अक्टूबर में। चित्राल साइड पर थोड़ा सा मौसम अभी गर्म है, लेकिन वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तो वहाँ पर भी काफ़ी ये मामला फीजिबल हो जाएगा।
स्वात और कालाम काफ़ी फीजिबल होते हैं सितंबर और अक्टूबर में। सिर्फ एक नारान वैली है जो कि थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, या शायद आप कुमराड को विजिट ना कर सकें। अदर देन दैट तमाम ही नॉर्दर्न एरियाज़ के इलाके तो पाकिस्तान में कवर किए जा सकते हैं। इसी तरह फिर अक्टूबर में जो बलूचिस्तान की तरफ जो टूरिज्म है वो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि मौसम जैसे ही ठीक होता है तो फिर जो वहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स हैं, मुला चुटू का शायद आपने नाम सुना होगा, या फिर ग्वादर की तरफ और उरमाड़ा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ना शुरू होता है। तो ऑल इन ऑल ये बड़ा एक कन्वीनियंट वेदर हो जाता है सितंबर अक्टूबर में, आपने तो हमें तमाम मकामात की सैर करवा दी है और सबका दिल ललचा रहा होगा कि अब बस जो है ना सामान बांधे उधर चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे पाकिस्तान साहब बने। और वाकई अब हम भी थोड़ा सा प्लान करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, आप भी ब्रेक में प्लान कीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे तालीमी इदारे खोलने के मामले पर। सिंध सरकार और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन आमने सामने हैं और हुकूमत सिंध ने आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत को जवाब बनाकर सूबे में तमाम स्कूल ताहुक्म सानी बंद किए। अच्छा, हुकूमत सिंध की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले अहकामात तक बंद रखने का ऐलान भी किया गया और हुकूमत का कहना है कि सूबे में कोरोना केसेस कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, जिस पर तालीमी इदारे फिलहाल बंद रखने का फैसला ही किया गया। अच्छा, इससे कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तालीमी इदारे 23 अगस्त के बजाय 30 अगस्त को खोलने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। तंजीम के कायदीन ने आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि सिंध के जो के अलावा जो है ना मुल्क भर के तमाम जो स्कूल है वो खुले हुए हैं। सिर्फ सिंध के अंदर ज़्यादा जो है मसाइल का सामना करना पड़ा है और बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। बिल्कुल, उनके कि सिंध हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक जगह वो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले कि हम लोग स्कूल खोलेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत कह रही है कि जो खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के काशिफ मिर्ज़ा साहब। काशिफ मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, मामला है क्या कि सिंध हुकूमत अब फिर एक्सटेंड कर रही है और ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं? आप लोगों की बात हुई है हुकाम से? क्या जवाब दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए जी, ये तो एक सिंध हुकूमत का है इंतहाई तलीम दुश्मनी का एक कदम है, क्योंकि अगर हम सिंध हुकूमत के और गवर्नमेंट के अपने जो डाटा है, रिकॉर्ड्स हैं, उसके ऊपर जाके देखें तो एक बड़ा कैटेगोरिकली इस वक्त पूरा पाकिस्तान आप देखें खुला है। वो पूरे पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस में एजुकेशन का सिलसिला, तदरीस का सिलसिला जारी है। सिंध सारा खुला है और सिंध के अंदर भी सिर्फ अगर उन्होंने बंद किया हुआ है तो तालीम के दरवाजे हमारे बच्चों के लिए, जिनका 25A आर्टिकल उनका आईनी तालीमी हक है, तो हम तो उन बच्चों को आईनी तालीमी हक मांग रहे हैं, उन 1 करोड़ बच्चों को जो पढ़ रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, और 65 लाख वो बच्चे जो आउटडोर स्कूल हैं। अब हुकूमत को तो ये चाहिए कि वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है आईनी वो अदा करें, लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि इनके सियासी जलसे जुलूस, हर चीज खुली है इन कहीं भी इन्होंने SOPs को इंश्योर नहीं किया, जबकि हम लोगों ने जो पहले दिन से लेके आप देखें तो SOPs को इंश्योर किया। इवन के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और NCOC चेयरपर्सन ने असद उमर समेत सारे वज़रा तालीम ने कहा कि जबरदस्त अमल दरामद हुआ। इवन के जो हमारे CM है मुराद अली शाह, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। अच्छा, अलमिया ये है कि कल आपने ये देखा कि हमारे बच्चों के तालीमी इदारे तो उन्होंने बंद कर किए और उन्होंने कहा जी ताहुक्म सानी, तो दूसरी तरफ रात को वही जो वजीर तालीम फॉर्मर थे सईद गनी साहब, वजीर इत्तलात हैं आजकल, उन्होंने बाकायदा हमारे उन बच्चों को PSF के अपने सियासी एजेंडे के ऊपर एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है। वहां पे SOPs का कोई ख्याल नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये साबित होता है तालीम दुश्मनी, कि तालीम के दरवाजे तो बंद होंगे, इनके सियासी जलसे जुलूस और इनके नारेबाजी में हमारे बच्चे जो हैं वो ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ा अलमी है। तो लेकिन काशिफ मिर्जा साहब, क्या वजह है, स्कूल्स क्यों नहीं खोले जा रहे? सिर्फ यही दुश्मनी है क्या? मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तालीम से दुश्मनी है, तो जलसे जुलूस तो हो रहे हैं वैसे ही, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन अगर हम सिंध की देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि वहाँ पर केसेस में इजाफा होता जा रहा है, इसकी वजह ये नहीं समझते आप? देखिए, ये तो उस जागीरदाराना सोच की अक्कासी करता है कि आप जहां तक तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये तो कोविड की जो दूसरी, तीसरी और चौथी लहर जो इन्होंने इनवाइट की है ना, हमारे तो तालीमी इदारे इन्होंने बंद रखे हैं ना, तो ये तो तालीमी इदारों में तो इल्जाम लग ही नहीं सकता। बल्कि जब ये वाक़ आप खुद कहते रहे कि तालीमी इदारों से कोविड नहीं फैला, लेकिन कोविड फैला फिर कैसे है? इनके इलेक्शन सरगर्मियां, सियासी जलसे जुलूस जो अभी भी जारी है। अच्छा, अब मेरा क्या इशू है, मेरे बच्चों का क्या इशू है? देखिए,
यूनिसेफ कह रहा है, यूनिसेफ ने कहा, WHO ने कहा, यूएनओ ने कहा कि 6 माह से ज्यादा बच्चे अगर बाहर रहेंगे तो 6 से 7-8 साल लगेंगे रिकवरी में। प्रॉब्लम ये है कि मेरा 10,000 स्कूल बंद हो गया, मेरा 5 करोड़ बच्चा पूरे पाकिस्तान में पढ़ता था, 2.5 करोड़ वापस ही नहीं आया। मेरा 15 लाख टीचर में से 7 लाख ये टीचर छोड़ चुका है। ये हमारे बच्चे जो है चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्राइम रेट का शिकार हो रहे हैं। तो अगर इनके तालीमी इदारे बंद रखेंगे, वो पार्क पे जा रहे हैं, वो मॉल पे जा रहे हैं, बाजारों पे जा रहे हैं, ग्राउंड्स में जा रहे हैं, इनके सियासी जलसों जुलूसों में जा रहे हैं, तो तालीम के दरवाजे क्यों उनके लिए बंद है? तो हमने तो एक वाज़िया कह दिया, हमने बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध भर में अपने तालीमी इदारे हमने खोल दिए और वाज़िया कर दिया है कि अगर हमारे तालीमी इदारों को बंद किया गया, स्कूलों को सील किया गया या रजिस्ट्रेशन मंसूख की गई, तो हम सड़कों के ऊपर जो बच्चे ग्राउंड में जा सकते हैं, रोड्स पे जा सकते हैं, मॉल पे हम उनको उन्हीं सड़कों पे अपने दरवाजों के आगे, ग्राउंड्स के आगे हम क्लासेस करवाएंगे। ना सिर्फ हम क्लासेस करवाएंगे बल्कि अगर इनको शौक है हमें गिरफ्तार करने का, हमें जेलें भरने का, उस असातिज़ा के उनको उठा के उन्होंने जेलों में डालना है। तालीमी इदारों में हमारी जरूरत नहीं, जेलों में जरूरत है, तो हम जेलों में जाएंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन अपनी औलादों के आईनी तालीमी हक के लिए इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। आज मुजाहरे भी हम कर रहे हैं सिंध भर के अंदर और हमें हुकूमत ने इनवाइट भी किया है मुज़ाकरात के लिए। हम मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो भी ऑप्ट करेंगे और हम दरखास्त कर रहे हैं आपके चैनल के वास्ते से सीएम सिंध से दरखास्त करेंगे, मुराद अली शाह साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर समेत तमाम अरबाब इख्तियार। खुदा के लिए आप कुछ नहीं मांग रहे, अपनी औलादों का, अपने बच्चों का आईनी तालीमी हक मांग रहे हैं। ठीक है, इनको इनका आईनी तालीमी हक रियासत अच्छा काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो स्कूल खोल लिए हैं, तालीमी इदारे खोल लिए हैं, पाबंदी के बावजूद खोल लिए हैं। एक अव्वल तो यह है कि चले अगर आप लोगों के खिलाफ आपकी कार्रवाई की जाती है तो आप वो जो प्राइवेट स्कूल होंगे छोटे, उनको किस तरीके से आपकी एसोसिएशन बैक कर रही होगी। दूसरा मामला यह है, खुदा न खास्ता स्कूलों में केसेस सामने आ जाते हैं तो उसका जिम्मेदार अब कौन होगा? 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने एसओपीज को इंश्योर करके दिखाया और ये साबित हुई है। ये बात वही मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एनसीओसी चेयरपर्सन और जो जितने भी हमारे वज़ीर तालीम ने कहा। और दूसरी बात ये है कि कल आपने देखा वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद है जो एनसीओसी के मेंबर भी, उन्होंने भी कहा है कि 86% हमारे टीचर वैक्सीनेटेड है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपना डाटा कहता है 93% हमारे टीचर जो है वैक्सीनेटेड है। हमने बिल्कुल इनका कोई भी जो जवाब है जिसको ये लड़ सकते हैं उसको हमने खत्म करके साबित किया है कि तालीमी इदारों से कोई कोरोना नहीं फैला। ये साबित है, ये इनका डाटा कह रहा है। कोरोना फैल रहा है तो इनके जलसे जुलूस, इनकी सियासी सरगर्मियों से अब हुकूमत जो है वो खुद जो है वो इस तरह का अमल करेगी। तो आप मुझे बताएं सीरियसनेस कैसे होगी? बाकी रहेगी बात, हम अपने स्कूल्स के लिए जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी हम इंशाल्लाह उसको मुकम्मल लीगल एड देंगे और अपने आईनी तालीमी हक के लिए हम कोई गैर कानूनी कदम नहीं कर रहे। पाबंदी उस चीज के ऊपर होती जो गैर कानूनी हो। ये हमारा आईनी तालीमी हक और बुनियादी हक है। कानून और आइन जो है ये किसी तौर पर इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। तो हम अपने हक के लिए कर रहे हैं, जायज फंड और लीगल कर रहे हैं। ठीक है काशिफ मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थे, मामला वही है कि आपस में बातचीत हो नहीं पा रही है। हुकूमत की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बच्चों को जो है मुश्किल में नहीं डाल सकते, ख़तरे में नहीं डाल सकते। ताहुक्मसानी स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं एसोसिएशन वो स्कूल खोलने पर बज़िद हैं और आज खोल भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध भर में जो प्राइवेट स्कूल्स है वो आज खोल लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, अब हम जेलों में जाने के लिए भी तैयार हैं। खैर मामला यहाँ तक बढ़ना ही नहीं चाहिए, मिल बैठ के ये फैसले होने चाहिए। बच्चों की तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों की सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम आपको एक बासलाहियत नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे नौजवान से जिसने नवाब ऑफ बहावलपुर की तारीखी गाड़ी जो है रोल्स रॉयस, उससे मुशाबहत रखने वाली 4 सीटर खूबसूरत इलेक्ट्रिक कार तैयार की। अच्छा, 21 साल फ़हद हैं, ये ना ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ना ही मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बहावलपुर में हमारे नुमाइंदे अमजद अवान इस बासलाहियत नौजवान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अमजद, बताइएगा इस नौजवान ने कैसे इतनी ज़बरदस्त गाड़ी तैयार कर ली, कितना इस पर खर्च और इसकी क्या ख्वाहिशात है, क्या आगे क्या करना है इसने? जी बिल्कुल, फ़हद है ये नौजवान लड़का जिसने खूबसूरत तारीखी गाड़ी तैयार की है। इसकी उम्र 21 साल है फ़हद की। ना ये स्कूल गया और ना ही इसने कोई काम सीखा, लेकिन इसको जुनून था गाड़ी बनाने का और इसने तारीखी एक तस्वीर देखी
जो नवाब साहब की गाड़ी थी बहावलपुर के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसने खूबसूरत ये गाड़ी तैयार की है। इससे बात करते हैं कि कितना खर्चा आया इसके ऊपर और किस तरीके से इसको शौक़ पैदा हुआ और क्या ख्वाहिश जाहिर करते हैं और क्या ये पेट्रोल से चलती है या बिजली से। जी फहद बताइएगा। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो और गाड़ियाँ बना सकते हैं, एक बड़ी सी वर्कशॉप बना सकते हैं। बचपन से मुझे शौक़ था, तो अब मैंने जब देखा एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैंने इसको गाड़ी को बनाया। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकते हैं। गवर्नमेंट बस इसके अंदर सपोर्ट करे मुझे। तो फहद ये कितने में तैयार हुई गाड़ी, इसका कितना खर्चा आया और कितने माह में तुमने ये तैयार की और शौक़ कहाँ से पैदा हुआ ये आपको? शौक़ मुझे 1 साल हो गया कि इसको काम करते हुए इसके ऊपर। 7 साल इसकी बैटरी लाइफ है, 1 मंथ में ये तैयार हो जाती है गाड़ी। बिल्कुल, फहद का ये कहना है कि 7 साल इसकी बैटरी लाइफ है, ये गाड़ी तैयार कर सकता है। अगर इसको हुकूमती सतह पर सपोर्ट की जाए या कारखाना लगाया जाए तो ये इस तरह की इलेक्ट्रिक खूबसूरत गाड़ियाँ तैयार कर सकता है जो लोगों के लिए सैर व तफरीह के लिए बिल्कुल सस्ती जो है वो तफरीह मुहैया करेंगी। शहर के अंदर ये चल सकती है और इसकी स्पीड जो बताई जा रही है वो सिर्फ 40 किलोमीटर तक है। इसकी जो बैटरी है वो 100 किलोमीटर तक सफ़र करती है, उसके बाद इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने होनहार जो है नौजवान से हमारी मुलाकात करवाई है। सोचो वैसे ऐसी गाड़ियाँ 15-20 हों 50 हों, वो शहर का चक्कर लगा रही हैं और लोग शहर के जो है मकामात देखने के लिए इस पे सफ़र कर रहे हो तो कितना बेहतरीन लगेगा। कितना बेहतरीन लगे। अच्छा वैसे वो तो इसकी जो आउटलुक है वो भी इतनी ज़बरदस्त है, देख के इतनी प्यारी लग रही है, तो वाकई में इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। बस एक चीज़ जो 7 साल की वो वारंटी दे रहे हैं ना बैटरी की, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दे दी है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, इतनी एक्साइटमेंट में इतना तो बनता ही है, पर टैलेंट आप चेक करें। बिल्कुल ऐसी है, टैलेंट तो है और इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करने की भी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो आप मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक इंडस्ट्री में आप इस बेहतरीन काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए और फिर इनसे बुला के पूछना चाहिए कि आप लोगों के जो टैलेंट है उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए और फिर उसको निखारना भी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान में जब इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं तो बड़े बेहतर लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको इसी तरह हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। हमजा देखा जाए तो ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था ना मैकेनिकल था, उसके बावजूद उसमें टैलेंट इतना ज़्यादा था कि उसने कितनी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी वो है कि जिसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स अपनी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं और वो ठीक करवा रहे होते हैं, तो उससे बेहतर शायद कोई भी समझता नहीं होगा कि गाड़ी को क्या चीज़ चाहिए होती है और किस तरह से ये बेहतर बन सकती है। खैर, ये तो हमने आपको टैलेंट दिखाया, हम अब आपकी बात करने लगे, अपनी बात करने लगे और अपने जिस्म की बात करने लगे, तंदुरुस्ती की बात करने बिल्कुल लगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है वैसे तो, और इंसानी बदन की तंदुरुस्ती की बात करें, सेहत और तवानाई और चुस्ती का इन्हसार जो है वो हमारी खुराक पर होता है बहुत ज़्यादा। हम जिस कदर आला मयारी मतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इंतखाब करेंगे, उसी कदर जो हमारा जिस्म है वो एक्टिव रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे और इस किस्म के जो है ना हमें कोई भी बीमारियों से हम लोग जो है वो दूर रहेंगे अगर हम अपना डाइट प्लान बेहतर कर लें। डाइट प्लान बेहतर कर लें। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं जी, मैं तो ये तो बच्चा सुस्त ही रहता है और पता नहीं क्या इसको हर वक्त नींद ही आती रहती है, कुछ बुनियादी गलतियाँ शायद हम कर रहे होते हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं होता। अब हम ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की बात करें, उसके माखिज़ और ज़राए जो हैं, चंद ऐसे बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो जिस्म की तामीर व तश्कील और नशोनुमा के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हमें शायद उनका इल्म नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, वो कौन से अज्जा हैं, वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं और वो कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जो हमें लेना चाहिए और हम नहीं ले रहे होते हैं और हमें लेना चाहिए एक्टिव रहने के लिए, वो हम सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आयशा। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कौन सा डाइट प्लान हमें बेहतर है जो कि लेना चाहिए जिससे हम लोग एक्टिव रहे, दिन भर जो सुस्ती है ना वो ना रहे। देखिए, एक डाइट प्लान पे हम लोग नहीं रह सकते, हमें डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आनी है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे इवन हम फ्रूट की बात करें, फ्रूट के अंदर वैरायटी लेकर आएँ। आज आपने लेट से आज आपने आम खाया है तो कल आप कोशिश करें आप आड़ू का इस्तेमाल करें। वैरायटी ऑफ फूड आपने लेकर आनी है और डाइट प्लान में डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आनी है ताकि आपको हर तरह का जो न्यूट्रिएंट है, हर तरह का विटामिन मिल सके। अब हम बेसिक फूड ग्रुप्स की बात करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि उन्होंने कौन से फूड ग्रुप्स सारे दिनों में इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डेयरी सेक्शन, दूध, दही, चीज़। नाश्ते में डेयरी सेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें, कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। एक बच्चा जब पैदा होता है पूरे 6 महीने दूध पे ज़िंदा रहता है, इतनी अच्छी ग़िज़ाइयत है दूध के अंदर।
दूध का ग्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियल्स के साथ दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कोई हेल्दी सीरियल देखें, 2 तरह के सीरियल्स हैं, एक प्रोसेस्ड जो सिर्फ चीनी है, एक हेल्दी सीरियल आ जाता है जैसे ब्राउन फ्लेक्स वगैरह जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। आप किसी भी ब्रांड का, हम कोई ब्रांड तो इंडोर्स नहीं कर रहे, आप किसी भी ब्रांड के ब्राउन फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध का ग्लास अंडा उबाल के उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए मिल्क शेक्स बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि बच्चे वैसे भी दूध का इस्तेमाल करते हुए भागते हैं। स्मूदीज़ बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप दही के साथ फ्रूट को ब्लेंड करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे आप कुछ खजूरें लेके उनके साथ दूध का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो डेयरी सेक्शन हमारी सबसे पहले आता है। और जिन लोगों को फास्ट फूड का बहुत शौक है, मेरे आप जैसे लोग जो बच्चे जिन्हें होता है कि नहीं भाई हमें तो वेरिएशन चाहिए, एक जैसे नाश्ते से बोर हो जाते हैं, उन्हें चीज़ ऑमलेट उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। चीज़ पे तो आजकल हर बच्चा मरता है ना, जितने हम लोगों ने बर्गर्स की आते हैं, जितने पिज्ज़ाज की आते हैं बच्चों को डाल लिए, चीज़ पे तो हर बच्चा मरता है। तो आप डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल के, एलोपिनोज, ऑलिव्स, मशरूम्स डाल के एक अच्छा सा ऑमलेट बनाएं, उसके ऊपर लो फैट चीज़ का स्लाइस रख के उसको फोल्ड कर दें, बहुत अच्छा बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बन जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास सेक्शन आता है प्रोटीन का, जिसमें हमारे पास दालें भी आ जाती हैं, अंडे भी आ जाते हैं, और गोश्त से बनी हुई सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। दिन में 1 हथेली के बराबर गोश्त कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करना है। हर एक की रिक्वायरमेंट उसकी हथेली के बराबर है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी हथेली के बराबर उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको उतना ही प्रोटीन चाहिए। यखनी के फॉर्म में बच्चों को दिया जा सकता है। अंडा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है नाश्ते में, और जो बच्चे अंडे नहीं खाते आप उन्हें फ्रेंच टोस्ट शहद के साथ थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डाल के, या पैनकेक्स बच्चों को बना के दिए जा सकते हैं, फ्रूट्स डिफरेंट डाल के। दूसरा जो हमारे पास फूड ग्रुप आता है वो आता है गोश्त वगैरह का। वैसे आप सालन में तो बना ही सकते हैं, अंडे अभी मैंने बता दिया कि फ्रेंच टोस्ट की फॉर्म में दिया जा सकता है, या यखनी की फॉर्म में, या शाशलेक स्टिक्स, उसमें आपके वेजिटेबल्स वगैरह भी आ जाएंगे, प्रोटीन भी आ जाएगा। तीसरा हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूजली हम सब खाते हैं, लेकिन बच्चे यूजली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भागते हैं, बड़े तो यूजली खा लेते हैं, लेकिन हम लोग सुस्ती करते हैं। सुस्ती से मुराद ये है कि हम लोग ला के घर में रखते ही नहीं है। अब घर में होगा तो हम खाएंगे, होता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन होता ही नहीं है तो फिर भूल भी जाते हैं। हफ्ते में कोई 2-3 दफ़ा आते जाते नज़र आया तो ख़रीद लिया। दिन में कम से कम आपने 4 फ्रूट, 2 से 4 फ्रूट दिन में ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं वो 2, जो वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो 3, वरना जो लोग वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो 4। और बच्चों को 4 सर्विंग्स तक आप फ्रूट की दे सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, ये सबसे हमारा जो है ट्रिकी ग्रुप है। कम से कम 5 से 7 कप सब्जियां आपने इस्तेमाल करनी हैं। और हम लोगों को जब मैं डाइट प्लान में लिख के देती हूँ आपने 1 कप सलाद खाना है, तो साथ ही पहला सवाल ये आता है कच्ची सब्जियां कैसे खाएंगे, गैस हो जाएगी, ये मसला हो जाएगा। देखिए 7 कप कच्ची सब्जियों का आपको दिन में इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे हम बहुत सुस्ती करते हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप उनकी कोई स्मूदी बना के, आप उनका कोई जूस बना के, एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट बेनिफिट्स, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप डिफरेंट तरह के स्पिनच के साथ, क्यूकम्बर के साथ डिफरेंट तरह के जूसेस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें कोई आपके पास वो नहीं है, छूट नहीं है, आपको 5 से 7 कप सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है। इसका कोई टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं टाइम को लेके। अगर तो ब्लॉटिंग का मसला है, गैस का मसला है, तो आप मगरिब के बाद वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर ब्लॉटिंग का मसला नहीं है तो आप रात के खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ब्लॉटिंग का मसला है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपने खाने में वैसे सब्जी सालन के तौर पे जैसे आप गोश्त बना रहे हैं उसमें सब्जी का इस्तेमाल कर लें, शिमला मिर्चें डाल दें, डिफरेंट आप सब्जियां डाल के गोश्त के साथ उसका इस्तेमाल फिर कर सकते हैं। अगला हमारे पास फूड ग्रुप आता है नट्स का। अब नट्स भी बड़ा मसला आता है कि जी हम गर्मियों में तो बादाम खाने ही नहीं, अखरोट खाने ही नहीं, सर्दियों में खाना बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। एक मुट्ठी नट्स की रिक्वायरमेंट हर एक की है ही है, और हर सीजन के अंदर है। इसी के अंदर आपका फिश ऑयल, मछली भी आ जाती है, जो कि हम गर्मियों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। और ये कहते हैं कि जी गर्मियों में तो बिल्कुल मछली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मछली हफ्ते में 2 दफ़ा फिश ऑयल के लिए इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। अब नट्स की अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है कि भाई बादाम बहुत गर्म है, आप छिलका उतार के इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। अभी हमजा कह रहे थे कि बच्चा जो है वो क्लास में पीछे रह जाता है। ओमेगा 3 अगर बच्चे को नहीं मिल रहा तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगी। उतने साथ ही एम्प्टी स्टमक जो है बच्चे को खुद भी 7 बादाम, 7 से 11 बादाम छिलका उतार के आप इस्तेमाल करें। बादाम छिलका उतार के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। जो माएँ किया करती थी, भिगो के रात को रख देती थी, ये बेहतरीन मतलब की चीज़ ये बिल्कुल, उनकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छे से होती है। छिलके के साथ उनकी एब्जॉर्प्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं होती। तो बहरहाल हमने एक मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल करना है। आखिरी
आखिरी ग्रुप हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें हमारे पास जितने अजनास हैं, रोटी, चावल, ब्रेड वगैरह वो आ जाते हैं। 7 to 11 सर्विंग्स हमने इस्तेमाल करनी है। अब एक रोटी जो है वो 3 सर्विंग्स, यूजुअली 3 से 2, हर एक की ज़ाहिर घर में डिफरेंट रोटी का साइज़ होता है। जो फुल्का जिसको हम कहते हैं वो 2 सर्विंग्स होती हैं, और जिसको हम रोटी कहते हैं वो 3 सर्विंग्स होती हैं। एक ब्रेड का स्लाइस 1 सर्विंग के बराबर है। अब आप नाश्ते में ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस या एक छोटा कप जो है वो सीरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरियल भी इसी में आता है। उसके बाद दोपहर के खाने में फुल्का, रोटियां भर भर के नहीं खानी, सालन ज़्यादा खाएं, रोटी कम खाएं, मतलब फुल्का खा लें। हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं सालन तो हमें 2 चम्मच दे दें प्लीज़, सालन 2 चम्मच होना चाहिए, रोटी ज़्यादा सारी हमने खानी है, पराठे हमें देते जाएं। ये सबसे गलत प्रैक्टिस। आप खोखली चीज़ में ये नहीं कह रही कि कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आयरन का, पोटेशियम का, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर देगी। वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं वो ये दोपहर में लेंगे या रात में लेंगे अगर फुल्का लेना चाह रहे हैं? डेफिनेटली दोपहर में लेंगे, क्योंकि ताकि वो रात तक बर्न हो जाए। रात को जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं यूजुअली वो बर्न नहीं होते, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। हम जितना मर्जी कहें कि हम तो 3 घंटे 4 घंटे, क्या हम तो रात 2 बजे तक जागते हैं, हम एक सोफे पर बैठ के टीवी देखते हैं और क्या करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। हमारा मेंटल लेवल, हमारी मेंटल एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम लोग एक सोफे पर बैठे रहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बर्न नहीं होते, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। चाहे हम जितने मर्जी हेल्दी कार्ब्स ले लें। अब इसमें मैं हेल्दी कार्ब्स भी बताती चलूँ। हेल्दी कार्ब से मुराद ये जो रिफाइंड नहीं है, जैसे चक्की का आटा, जो सफ़ेद आटा है या जो वाइट ब्रेड है या ये जो जितने हमारे पास वाइट सीरियल्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके इस्तेमाल से इज्तनाब करना है। जो हमारे पास दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें चॉकर मिला हुआ है उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वो आपको हार्ट डिजीज़ से भी बचाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएंगे, ब्लड प्रेशर से भी बचाएंगे। क्या बात है, हमें सारा कुछ जो है सारे प्लान, डाइट प्लान जो है बता दिए। क्या बात है, इस पे अब अमल करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम सुनते बहुत खुशी से, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, अमल करने में बहुत देर लगा देते हैं। उसमें हम बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं। अगर आप उसमें सुस्ती नहीं करेंगे तो यकीन करें आपका दिन सुस्त नहीं गुजरेगा। आयशा बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, सुबह एक्टिव रहने का उन्होंने मैं इकरा को मोटिवेट करूँगा, इकरा मुझे मोटिवेट करेगी और आप भी एक दूसरे को मोटिवेट करें। और ये जो डाइट प्लान हमें बताया गया ना, इसको इस पर अमल करने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, पैसे कमाना हर इंसान का ख्वाब तो होता है, मगर इस ख्वाब में हकीकत के रंग भरना भी एक फ़न होता है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से नौकरियां अगर देखा जाए तो वसाइल सब कुछ ये चीज़ें तमाम कम पड़ रही हैं। अच्छा, ऐसे में नज़र क्या आ रहा है कि छोटे छोटे कारोबार करने वाले, जिन्हें हम स्टार्टअप्स कहते हैं, उनसे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रही। आजकल पाकिस्तान में हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान काफ़ी मुतासिर कुन नज़र आ रहा है। चंद बरस पीछे चले जाएं तो इसका तस्वुर ही नहीं पाया जाता था, मतलब कि लोगों को पता नहीं था इस बात का। जबकि आज ये रुझान अगर हम देखें तो मल्टी स्टेक होल्डर सनत में तब्दील हो चुका है, जो तेज़ी के साथ आलमी सतह पर काबिल कबूल बनती जा रही है। अच्छा, मुल्क की अगर बात करें, हमारे मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए मददगार और हौसला अफजा इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ मौजूद हैं। निजी शोबा भी नया जो कारोबार शुरू करने वालों की मुआवनत कर रहा है, और कराची में इसी तरह का देखें इस तर्ज पर कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने गुज़श्ता 3 सालों में 170 नए कारोबारों को सपोर्ट भी किया है। अच्छा, जिससे 1 लाख नौकरियों के मौके और 3 अरब रुपए का रेवेन्यू भी इकट्ठा हुआ है। अच्छा, ऐसे ही है ना, जब कोई शख्स छोटा मोटा कारोबार कर रहा होता है तो अगर उसने 2, 3, 4 लोग भी साथ रखे हुए हैं तो नौकरियां जो हैं वो भी जनरेट हो रही होती हैं। और गवर्नमेंट जिस तरह से कहती है, गवर्नमेंट 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकती है। यही हमें छोटे छोटे इस तरह के बिजनेस शुरू करने पड़ेंगे, छोटे छोटे कारोबार शुरू करने पड़ेंगे, जिसमें हम जो हैं प्राइवेटली नौकरियां पैदा कर रहे हों। खैर, अगर एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे ही सपोर्ट मिलती रही, रुझान बढ़ता चला गया, रोजगार के नए मौके पैदा होते चले गए, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी लोगों को जो नौकरियां भी ढूंढ रहे हैं। दोनों आपस में बड़े इंटरलिंक्ड हैं और लोगों को भी आसानी होगी, रोज़गार भी मिलेगा। और लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह से हो सकती हैं और आगे मतलब इन फ्यूचर जो है लोग किस तरह से इसमें आ सकते हैं, वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, इसी पर हम बात करेंगे। सैयद अजफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के। अजफर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि नौजवान बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि जी कि अब हमने नौकरी नहीं करनी है, अपना कारोबार करना है,
रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इसमें आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं? बाकी कुछ इदारे मौजूद हैं और ये आप ट्रेंड बदलता हुआ आपको भी नज़र आ रहा है? जी शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा वक्त है पाकिस्तान के लिए, और अभी हम अखबार में भी जैसे आया, टीवी चैनल्स ने भी कवर किया, और हमारे वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया कि एक कंपनी ने 85 मिलियन की उसको इन्वेस्टमेंट आई, और वो भी एंटरप्रेन्योर्स, वो भी ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स थे। और उनकी अगर आप कंपनी देखें तो उनके जो बानी हैं या जो फाउंडर्स हैं वो बहुत अच्छी जॉब्स पे थे, और उन्होंने शुरू लेकिन आगाज़ ऐसे किया बिज़नेस का कि जिससे और लोगों को भी मौका मिले। और ये बहुत अच्छा टाइम है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची या मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सेलरेशन सेंटर्स दुनिया भर में जो नए बिजनेसेस होते हैं उनकी मदद इस तरह करते हैं कि जहां उनको एक ऑफिस की ज़रूरत होती है, ठीक है कोविड का ज़माना है जहां लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दफ्तर की ज़रूरत होती है, वो वहाँ उनको दफ्तर मिलता है, उनको एक मौका मिलता है, एक बिल्डिंग में उनकी हाउसिंग जो रिक्वायरमेंट बेसिक होती है कि जिसमें वो दफ्तर आगाज़ कर सकते हैं वो मिलता है। मुख्तलिफ शोबों में जो एक माहिराज काम कर चुके होते हैं एंटरप्रेन्योर्स या मुख्तलिफ बिजनेसमैन, उनसे एक इंटरेक्शन का, उनसे बातचीत करने का और उनसे सबक लेने का, यानी उनकी एक ट्रेनिंग का एक मौका मिलता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बाहर के जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं सरमायाकारी की ख़ास तौर पे, उससे एक मौका मिलता है। और ये ज़्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके करते हैं, जिस तरह NIC कराची और इस तरह के मुख्तलिफ दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिलता है एक नए बिजनेस को जिसके और नए एक एंटरप्रेन्योर को जिसके पास मौका भी कम होते हैं और उसको एक परेशानी भी होती है कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है तो मुझे उस पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक शॉप खोलनी पड़ेगी या एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। तो उसको फिर एक पूरा करिकुलम भी दिया जाता है जिसके तहत वो फॉलो करते हुए एक बहुत आराम से उसको आसानी बिल्कुल, मिलती जैसे है। सब करिकुलम की बात कर रहे हैं असफर हुसैन साहब, अगर किसी के पास ज़बरदस्त आइडिया आ गया और वो अपने कारोबार को वुसअत देना चाहता है तो सरमायाकारी के हवाले से क्या क्या वो जो तरीके हैं वो होंगे और वो क्या कर सकता है? जी हाँ, तो उससे पहले उसके साथ साथ जब ये जो जैसे सरमायाकारी से पहले उसको कहते हैं इन्वेस्टर रेडी, यानी उसको तैयार होना चाहिए कि उसके बिजनेस या उसका जो आइडिया है वो इस तरह से बन चुका है कि जिसमें सरमायाकारी हो सकती है। तो उसी के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प करते हैं और सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मौके हैं। बहुत दफ़ा जब बिज़नेस शुरू में होता है तो उसको ग्रांट्स की तरफ जाना होता है। बहुत दफ़ा अब जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम है जिसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सॉफ्ट लोन्स मिल रहे हैं, लोन्स भी लिए जा सकते हैं। और आजकल जिस तरह अभी ये एयरलिफ्ट और दूसरी कंपनीज की एक इन्वेस्टमेंट की खबर आई है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट यानी VCs वो पाकिस्तान में अभी आना शुरू हुए हैं। वो शेयर के बेस पे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट भी एक इन्वेस्टमेंट का है। तो बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ तरीके हैं सरमायाकारी। बिल्कुल ठीक है असफर साहब, सबसे पहला मामला तो ये है कि किसी को जहनी तौर पर तैयार करना कि वो बिज़नेस करने के लिए तैयार हो। कहा यह जाता है कि जो शख्स कुछ नहीं कर रहा होता, एक तो बिज़नेस वो कर सकता है, दूसरा जिसके पास कोई ख़ानदानी सरमायाकारी होती है वो बिज़नेस कर सकता है। जो बेचारा नौकरी पेशा है वो इसी कश्मकश में रहता है कि ये जो नौकरी वाले पैसे हैं ये मुझे कहीं से आना शुरू हो जाए माहाना, फिर मैं कोई बिज़नेस करना शुरू कर दूंगा, और वो सारी उम्र नौकरी करता चला जाता है। तो उसकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह से करनी है, उसको किस तरह से समझाना है कि भाई बिज़नेस करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा और नौकरियां आगे बांटो। ज़बरदस्त। तो अक्सर अब आपने देखा होगा कि दुनिया में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है फ्रीलांसिंग या गिग इकॉनमी। वो यही है कि आप मुख्तलिफ मौके ढूंढते हैं ऑनलाइन, अपनी स्किल्स या जो भी आप में सलाहियत होती है उसको आगे इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में बैठे हों आप, दुनिया भर में कहीं भी अपनी स्किल से, इस सलाहियत से फ़ायदा उठाते हुए अपनी डिफरेंट लेवल पे अपनी मुल्क ममालिक में अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से जब जितने लोग जो कि अभी अपना बिज़नेस की तरफ सोच रहे हैं और नौकरियों में हैं, मैं ये तो एडवाइस नहीं करूँगा कि वो एकदम आके अपनी नौकरी छोड़ दें और कहें कि भाई मैंने कल से बिज़नेस का आगाज़ कर देना है। नौकरी करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर करें
कि वो इंटरनेट की मदद से जो मौके मिल रहे हैं दुनिया भर में, फ्रीलांसिंग के जो बहुत सारी मौके मिल रहे हैं, वो एक पहला कदम होता है आजकल के दौर में बिजनेस की तरफ जाने में। फ्रीलांसिंग से ये होता है कि आप अपने फारिग वक्त में कहीं ना कहीं आपको असाइनमेंट मिल जाती है, जिस असाइनमेंट से आप, जी हाँ, ऑल्टरनेट इनकम मिल जाती है, एक पैसिव इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, और आप जान लेते हैं कि लोगों से पब्लिक डीलिंग और आजकल ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरह से बिज़नेस हो रहा है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप तैयारी पकड़ लेते हैं अपनी आगे बिजनेस करने की। तो फ्रीलांसिंग और इंटरनेट की मदद से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अच्छा असगर साहब, एक और अहम चीज़ है जो आपसे जानना चाहेंगे, आप यकीनन इस तरह के केसेस को देखते भी होंगे, कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, सरमायाकारी होती नहीं है, लोन लेके सरमायाकारी करना नहीं चाह रहे होते क्योंकि रिस्क फैक्टर तो होता ही है, हाई रिस्क हाई रिटर्न हमने पढ़ रखा है, लो रिस्क लो रिटर्न पढ़ रखा है, लेकिन जब हम जा रहे होते हैं लोन लेने के लिए तो वो हाई रिस्क ही होता है, लेकिन हमारा जो है ना दिल नहीं मान रहा होता कि अगर सारे डूब गए मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, वापस कैसे करूंगा। इसका कोई सोल्यूशन आप क्या देते हैं लोगों को? जी, तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का ये बेस्ट रूल होता है। लोग कहते हैं आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए बड़ी अहम चीज़ ये है कि अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे मैं बता रहा था, वीसी फंडिंग में भी जाएंगे या किसी भी फंडिंग में जाएंगे तो वो आपकी शेयर्स लेगा, जिसको इक्विटी कहते हैं, तो वो भी आपकी कंपनी में शराकत दारी लेगा। लोन्स जो हैं वो अक्सर अगर आप बैंक से जाते हैं तो वो कोई कोलैटरल देता है। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि एक, इसको ये कहते हैं, बहुत सारे बिजनेस उस पर भी आगे बढ़े हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो जो बिजनेस के अंदर ही री इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, यानी उसी बिजनेस में अपनी जो फ़ायदा होता है वो लगाते रहते हैं प्रॉफिट, और उसको बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं। लोग ये भी कर सकते हैं अगर उनको इन्वेस्टमेंट से, लेकिन बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि जाहिर है स्टॉक मार्केट में भी शेयर आपको हासिल, जब शेयर होल्डिंग होती है तो उससे भी आप आगे बढ़ती है कंपनी, ग्रोथ होती है, जिसको हम IPO कहते हैं। उस सब के लिए आपको जाहिर है जितनी आप एक्सपर्टीज और जितनी आप ग्रोथ चाहेंगे कंपनी के लिए, उसके लिए शेयर होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी, मुख्तलिफ शोब आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें डरने की बात नहीं, ये स्टैंडर्ड दुनिया में होता है और पाकिस्तान में भी होने लगा है आपको है, और हाई रिस्क अगर मामला हो तो आप रिस्क ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया असफर हुसैन साहब, आप सबसे सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू थे, जिस तरह से बता रहे हैं, घबराना नहीं है, आप रिस्क ले तो तभी आप ग्रो करेंगे। पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, पहला कदम उठाना पड़ेगा अपने ख्वाबों की तकमील के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मौसम की बात करते हैं। हाँ, अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क के जो मौसम की जिस तरह से मिजाज जो है वो पल पल बदल रहा है। कमज़ोर मानसून कहने के हवाएं जो मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में असरअंदाज हो रही हैं, और महकमा मौसमियात तक कहना है कि आज से हफ्ते तक बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। चलें, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं, और अक्सर मानसून के अंदर नवीद ही सुनाते रहे हैं बारिशों की। सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान का? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त कोई इतनी ज़्यादा शिद्दत की मानसून हवाएं नहीं दाखिल हो रही पाकिस्तान में। वही जो हमारे शुमाल मशरकी एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद और उससे ऊपर के जो KP के हज़ारा डिवीज़न और कुछ दीर उस साइड पे, तो अगले 2-3 दिन को इतना उस तरह का कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। अलबत्ता वो कहीं कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश है उन एरियाज़ में, और फिर ये एक भरपूर स्पेल आएगा 27 तारीख से, 27 से ऑनवर्ड 4-5 दिन का स्पेल होगा, जो कि फैलता फैलता पूरे पाकिस्तान को तकरीबन अपनी, ख़ासकर आपके बिल्कुल साउथ पंजाब तक वो ये आएगा, फिर ईस्ट बलूचिस्तान और पूरा KP, पूरा पंजाब, इन सब एरियाज़ में, कश्मीर में, GB में, इन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश होगी, जो कि 27 अगस्त से शुरू होगा वो स्पेल अच्छी बारिशों का। उससे पहले तो बस ऐसे ही है, स्कैटर्ड सी बारिश है, इक्का दुक्का जगहों में, कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, इस तरह से। जी अच्छा, लेकिन सरदार सरफराज साहब, जिस तरह से आपने कहा 27 अगस्त से एक स्पेल स्टार्ट होगा, तो ये जो स्पेल का सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा? ये 27 से लेके कोई मेरे ख्याल में अगस्त के एंड तक, यानी 31 अगस्त तक उधर पंजाब और KP और ईस्ट बलूचिस्तान के एरियाज़ में, और फिर पहली सितंबर से पहली सितंबर से लेके 3 सितंबर तक फिर सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में भी बारिश होगी, बशमूल कराची। उम्मीद है इस स्पेल से।
अच्छा ठीक है। सरदार सरफराज साहब, एक हफ़्ता पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया था कि इस दफ़ा मानसून बारिशें जो हैं वो कम हुई हैं। क्या आप लोग भी यही समझ रहे हैं कि कम हुई है मामूल से? जी बिल्कुल, हमारी स्टेटिस्टिक्स भी यही कहती हैं कि अभी तक यानी जो पिछले हफ्ते तक की वो स्टेट्स थी, अगर मंथ वाइज हम कहें तो जुलाई तो थोड़ा सा अबव नॉर्मल गया था पूरे पाकिस्तान बेसिस पे 4% ज़्यादा हुई थी, लेकिन चूंकि अगस्त में फिर नीचे साउथ में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, पूरा अगस्त तकरीबन पूरे सिंध भर के लिए ड्राई चला गया है। और ये जो आखिरी हफ्ता बाकी है इसमें भी कोई ख़ास बारिश नहीं है सिंध में, तो इसका इम्पैक्ट ऊपर वाले यानी वो टोटल पे भी पड़ा है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 जुलाई टिल टू डेट वो बिलो नॉर्मली गई है अभी तक। ठीक है, कोई अलर्ट्स वगैरह तो नहीं है अगर 27 वाले स्पेल की भी बात कर ली जाए तो? देखिए उसमें अभी चूँकि उसमें दिन बाकी हैं तो मेरे ख्याल में 24-25 को, यानी कल तो 24 है, तो 25 को 26 को शायद अलर्ट को इशू करें ये लोग। इस्लामाबाद ऑफिस ही करता है अमूमन, खासकर नॉर्थ के लिए। सिंध के लिए तो जब होता है तो हम कराची से इशू कर देते हैं, तो मे भी के 26 तारीख को इशू करें फिर वो। बिल्कुल ठीक है। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा बताया। 27 तक इंतजार करना होगा सबको, फिर एक स्पेल आएगा जो 31 अगस्त तक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मौसम की सूरत हाल थी जो कि हमने आपको बताई। आगे हम बात करेंगे क्रिकेट की भी, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 302 रन्स और 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, और जब खेल ख़त्म हुआ है स्टंप्स के वक्त वेस्ट इंडीज़ की 3 विकेटें गिर चुकी थी और 39 रन जो हैं वेस्ट इंडीज़ ने बना रखे हैं। फवाद आलम ने क्या कमाल, एक बार फिर से शानदार सेंचुरी स्कोर की है। उसके बाद जो उनको दाद मिल रही थी वो बनती भी है, और कई सवालात फिर से उठने लग जाते हैं कि कहाँ गए वो चीफ सेलेक्टर, कहाँ गए वो कोच, कहाँ गए वो कप्तान जो फवाद आलम को शामिल नहीं कर रहे थे। क्या अब हम सिर्फ फवाद को दाद देते रहेंगे या उनका भी कुछ मुहासबा करेंगे, उनको भी किसी कटहरे में लेकर आएंगे कि आपको क्यों नजर नहीं आ रहा था, ये पहले भी सेंचुरी कर रहा था, वापस आकर भी लड़का सेंचुरी कर रहा है, तो आपने कीमती 10 साल ज़ाया कर दिए। तो उनके जो थे करियर के 10 साल ज़ाया हो गए हैं, और मतलब कोई भी उसका जो है वो अजाला करने को मेरा ख्याल है तैयार नहीं होगा कि इतना अच्छा प्लेयर था जो कि हमने इतनी अर्सा कौमी क्रिकेट टीम से दूर रखा है। अब ऐसे ही हम कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं। हम शुएब मलिक के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे मोहम्मद आमिर जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, हमारे दीगर खिलाड़ी, अब समी असलम पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। कई सवालात इस पर भी उठते हैं कल की सेंचुरी के बाद। थोड़ा सा मैच की भी बात करेंगे और इन फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक दिन तो ज़ाया हो गया, दूसरा दिन अगर खेल हो जाता तो शायद सूरत हाल आज कुछ वाज़े हो रही होती। अब आप क्या देख रहे हैं कि मैच क्या ड्रॉ की तरफ जा रहा है या आज लंच तक का पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काम? वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। और आपने जो बात की ना कि मुहावजा होगा और इसका हिसाब कौन देगा, तो लगता है यही है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मामले को दूसरी तरह सुलझाने का फैसला किया। और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है प्राइम मिनिस्टर हाउस में 3 बजे के बाद एहसान मानी साहब की मुलाकात हो रही है, और इसके साथ साथ रमीज राजा साहब भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और चेयरमैन की तब्दीली का बड़ा कभी इम्कान है कि रमीज राजा मुमकिना तौर पर इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन शायद वो नए चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाल सकते हैं। नाउ दैट गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, बिकॉज अगर आप देखें भारत में तो वहाँ पर सौरभ गंगुली साबिक कप्तान इस वक्त बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। तो लगता यही है कि पाकिस्तान में भी इसी तजर्बे को जो है वो किए जाने का इम्कान है। और जहाँ तक आपने बात की मैच की, तो यकीनी तौर पर बड़ा आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के लिए लास्ट 1 घंटा रहा, और 39 रन पे जो 3 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की हैं, तो एक अच्छी कोशिश है पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच में रिजल्ट को फोर्स करने के लिए। लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में टाइम बहुत होता है। वेस्ट इंडीज की टीम चाहे 5 विकेटें जल्द गिर जाए, लेकिन अगर उसे टाइम गुजारने पे भी यहाँ पर कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। सो पहले तो दुआ ये करनी है कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर दोनों दिन बारिश नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास शायद इनफ टाइम है कि पाकिस्तान रिस्क भी ले, क्योंकि अब हमें इस टेस्ट मैच को अगर जीतना है तो परफॉर्मेंस दिखाने के साथ साथ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अर्ली डिक्लेरेशन सेकंड इनिंग्स में भी करनी पड़ सकती है, और फिर उसके बाद पूरा अटैक करना पड़ेगा। बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट पाकिस्तान इन अ वेरी गुड पोजीशन नाउ। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, अगर बात करें खेल के 2 दिन रह गए अब, और वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो उनकी इनिंग्स जो है वो अभी से उनका अब स्टार्ट हुआ है, आप क्या समझते हैं ये जो मैच नतीजा खेज होगा, बन सकता है या फिर ड्रॉ की तरफ जा सकता है? देखा, मैंने वही बात की कि अगर बारिश नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास एक चांस है, क्योंकि अगर आप देखें तो भी सिर्फ
एक इनिंग और उसके बाद से 3 विकेटें गिरी और 3 दिन का खेल खत्म हो गया। सिर्फ 2 दिन का खेल बाकी है। पाकिस्तान को अगर 2 दिन बारिश नहीं होती तो अब तो पहले तो वेस्ट इंडीज को जल्द आउट करना है डे 4 पर, और उसके बाद फिर बड़ी पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग करना होगी। अब आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान की बैटिंग की अगर सूरत देखें तो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। फवाद आलम अगेन क्या कहें उनके मुतालिक, मुझे तो लगता है कि ये एक रियल लाइफ के अंदर एक हीरो की स्टोरी है। किसी भी फिल्म का क्या शानदार स्क्रिप्ट है, और इसके लिए को बहुत ही अच्छा डायरेक्टर जो है वो चूज करना चाहिए, शेर मंसूर जैसा, जो इस खूबसूरत क्रिकेट स्टोरी को जो है वो कूदने में बंद करे। क्योंकि अगर आप देखें एक ऐसा प्लेयर कर देखें सैमुअल बद्री, इसी तरह मुझे इयन बिशप याद आ रहे हैं, इसी तरह पोमी बंगवा, दुनिया भर के जो बड़े बड़े कमेंटेटर एनालिस्ट हैं जो बड़े कम किसी चीज पे ट्वीट करते हैं, वो फवाद आलम पे बार बार लिख रहे हैं क्या स्टोरी है। फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक ऐसा प्लेयर जिसने सिर्फ पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाता है, 3 टेस्ट के बाद अब उसको ड्रॉप कर दें, 10 साल वो डोमेस्टिक। अच्छा गफ्फार भाई, बहुत माजरत, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। अभी ये 7 विजुअल्स चल रहे थे मैच के, जिस वक्त उन्होंने सेंचुरी की तो मिसबा जो है वो तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बकअप करना चाहिए। मिसबा भी चीफ सिलेक्टर रहे हैं, कप्तान भी थे, वो भी टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है। बिल्कुल हुआ है। देखिए, लेकिन मिसबाह उल हक को अब ये क्रेडिट जरूर देंगे कि उनके दौर में फवाद आलम सिलेक्ट भी हुए, बतौर चीफ सिलेक्टर सिलेक्ट भी किया, फिर उन्होंने फवाद को खिलाया भी। एक चीज याद रखनी है आपने कि फवाद की जो जगह नहीं बनी कुछ अरसे, स्पेशली अगर हम बात करें उन 10 सालों में से तकरीबन मेजॉरिटी 4-5 साल, तो याद रखिए कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम उस पर सेटल बहुत थी। अगर आपको याद हो तो उस जमाने में अजहर अली बतौर ओपनर, फिर मिसबाह और यूनुस दोनों मौजूद थे, असद शफीक मौजूद थे। लेकिन मुझे कभी ये समझ नहीं आई कि फवाद आलम चले 11 में नहीं आ सकते, बट फवाद स्क्वाड में कैसे नहीं आ सकते थे, इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि उस जमाने में पाकिस्तान की टेस्ट बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी थी, और स्पेशली मिसबाह यूनुस के जाने के बाद तो पहली ही सीरीज में आ जाना चाहिए था फवाद को, यहाँ उस वक्त भी लेकर आए। तो फवाद आलम के साथ ज्यादतियों की एक लंबी दास्तान है, इसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं, ये दुनिया क्रिकेट की जो जालिमाना तरीन। अच्छा गफ्फार भाई, और भी कुछ लड़के हैं जो सिर्फ टूर पे जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, उनको लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि ये मुल्क ऐसा नजर आता है, ये ग्राउंड ऐसा नजर आता है, फिर वापस ले आते हैं। उनके साथ भी शायद ज्यादती नहीं हो रही है। कम से कम फवाद की सूरत हाल में तो वही लकी है कि कम से कम टीम के साथ जा रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, टीए सारे मामला, फिर कभी भी टीम में खेलने का इम्कान मौजूद। बट फवाद का जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्क्वाड में आना तो समझ से बाला तर रहा है 10 साल, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक जितना आप उनको अप्रिशिएट करें उतनी बड़ी बात है। लेकिन जंक्शनर को लेके जाएं तो जरूर खिलाएं। शाहनवाज दानी को इस टूर पे आप बिल्कुल खिला सकते थे। इसी तरह आप जो है वो दीगर जो लड़के जैसे अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, इमरान भट्ट से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप उनको खिला सकते थे यहाँ पर। अच्छा, लेकिन अगर जिनको नहीं खिलाया जा रहा है, इनकी क्या वजह समझते हैं? मैनेजमेंट की गलती समझते हैं, या फिर मौसम ऐसा था कि कोई टाइम ही इस तरह से मैनेज नहीं हो सका उनसे कि वो नए खिलाड़ियों को खिला नहीं सके? देखिए, बात ये होती है क्लैरिटी होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी और जो आपकी मैनेजमेंट है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी को सिलेक्ट करके ले जा रहे हैं तो इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए कि आपने उसको उस खिलाड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है। बट मुझे बड़ा सीरियसली कभी कभी लगता है कि सिलेक्शन कमेटी और जो हमारे कोचेस हैं या जो हमारे मैनेजमेंट है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा हमजा के 3 बजे के बाद वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात है इरफान मानी साहब, रमीज राजा से, तो वो ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। बिल्कुल, बड़ी उम्मीदें हैं। शुएब मलिक भी शायद सेलेक्ट हो रहे होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगर कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है। मिसबाह उल हक के खिलाफ रहे हैं रमीज राजा ओपनली, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि कोई ऐसा ना कि रमीज राजा आ जाए तो फिर वर्ल्ड T20 के लिए आपको T20 का कोच रमीज राजा ने मेरे शो में बरमला कहा है कि वो समझते हैं कि मिसबाह उल हक T20 और वनडे इंटरनेशनल के लिए कोच नहीं है मौजू, उनकी जगह कोई नया कोच आना चाहिए। सो नॉट ओनली दिस ब्रेकिंग न्यूज, ये तो बड़ी खबर बन सकती है, बड़ी तब्दीली आ सकती है। गफ्फार भी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे